नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 182 वार्निंग। जितना ज्यादा रोशनी मल्होत्रा शिवांश की मां अनन्या से बात करती जा रही थी, उतना ही उसे ये लड़की दिल के करीब लगने लगी थी। भले ही ये रिश्ता मल्होत्रा परिवार की पहली पसंद नहीं था, पर अनन्या को इस सच्चाई की भनक तक नहीं थी। मीडिया ने उसके बारे में जो लिखा था, क्लिंगी एक्स गर्लफ्रेंड, कबीर कपूर के पीछे पागल और आयरा शर्मा को बीच में लाने वाली, वो सब पुरानी बातें थीं। असली अनन्या जो आज सामने बैठी थी, वो उन हेडलाइन से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में मैच्योरिटी थी, बातों में सादगी और बर्ताव में वो डिग्निटी जो किसी भी बड़े घर की बहू में होनी चाहिए। अगर उसकी रेप्यूटेशन पर थोड़ा काम हो जाए तो रोशनी को लगता था वो शिवांश के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकती है। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी का बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट वगैरह पहले से रेडी कर लेना, ओके? शिवांश ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपने स्पून से कुछ वेजिटेबल्स निकालकर अनन्या की प्लेट में रख दिए। अधिराज मल्होत्रा, जो अब तक खामोश थे, अचानक बोले, गिफ्ट के साथ सलोनी मेहरा को भी ले जाना। तुम्हारे दादाजी को वो लड़की बहुत पसंद है। कमरे में तुरंत एक ठंडी चुप्पी छा गई। अनन्या का हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया, पर उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए खाना मुंह में डाल लिया। अगर उसे गुस्सा आया भी तो उसने दिखाया नहीं। अधिराज ने उसकी आंखों में झांककर देखा, एक्सपेक्टिंग हर टू रिएक्ट, पर वो शांत रही। शिवांश का चेहरा, जो अब तक बिल्कुल कंपोज था, अचानक सख्त पड़ गया। उसने अपने हाथ की प्लेट और चॉपस्टिक्स धीरे से रख दिए और खड़ा हो गया। शिवांश, बेटा, अभी तो तुमने खाना शुरू भी नहीं किया। रोशनी घबराई। मुझे हो गया मॉम, उसने ठंडे लहजे में कहा और अनन्या का पर्स उठाया। ये सिर्फ सजेशन था, ऑर्डर नहीं, अधिराज ने तेवर कसते हुए कहा। सजेशन और कमांड में फर्क तभी होता है जब बोलने वाला फर्क रखना चाहे। शिवांश बुदबुदाया और अनन्या का हाथ थाम लिया। अधिराज ने मेज पर हाथ मारा। मैं वॉर्न कर रहा हूं तुम्हें, ये लड़की तुम्हारे दादाजी को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। हम मल्होत्रा हैं, पैसे और कनेक्शन की कमी नहीं है, लेकिन हर कोई हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं होता। अनन्या की खामोशी अब शिवांश को परेशान करने लगी थी। वो बहुत ज्यादा शांत थी। उसकी आंखों की गाढ़ देख उसे पता चल गया, वो सब कुछ अंदर दबा रही है। अगर उसे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस में कोई फायदा पहुंचाना नहीं आता, तो वो इस घर की बहू बनने का सपना छोड़ दे। अधिराज ने तंज कसा। शिवांश की आंखें सख्त हो गईं। वो कल ही मेरी वाइफ बन सकती है अगर मैं चाहूं तो, ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं? अधिराज ने तिक्तता से पूछा। हैप्पी मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इतना कहकर शिवांश ने अनन्या का हाथ खींचा, पर वो उठी नहीं। उसने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से कहा, मैं नाराज नहीं हूं। उसकी हल्की सुकून भरी आवाज ने शिवांश के गुस्से को थोड़ा कम कर दिया, पर वो जानता था वो झूठ बोल रही थी। अनन्या को अधिराज की बातों का मतलब समझ आ चुका था। वो जानती थी उसके पास इस वक्त ऐसा कुछ नहीं जो मल्होत्रा परिवार को फायदा पहुंचा सके। उसकी रेप्यूटेशन गिर चुकी थी, मीडिया उसके खिलाफ थी, और ओब्रॉय नेम भी अब उतना चमकदार नहीं रहा। पर हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। वो मन ही मन सोच चुकी थी, अब वक्त है एलन इन्वेस्टमेंट फर्म को एक नए लेवल पर ले जाने का। अगर उसने पूरा फोकस किया तो वो अपनी कंपनी को कपूर कॉर्प जितना बड़ा बना सकती है। मुश्किल तो होगा, पर असंभव नहीं। शिवांश उसकी आंखों में देख रहा था। हार से जिद तक का वो इंस्टेंट चेंज उसे हैरान कर गया। उसे याद आया, रिया ने कभी कहा था, भाई, अनन्या फाइटर है, वो हार नहीं मानती। अनन्या ने उसका हाथ दबाया। बैठिए, डिनर शांति से करते हैं, ठीक है? शिवांश ने उसकी आंखों में झांका, साफ, कॉन्फिडेंट और हल्की गोल्डन चमक से भरी हुई। वो बैठ गया, मगर खाना छुआ नहीं। रोशनी ने चुपचाप साय किया। बेटे का गुस्सा संभालना आसान नहीं था, पर आज अनन्या ने वो कर दिखाया था। डिनर के बाद रिया ने अनन्या को गेट तक छोड़ा। अन्नू, उसने फुसफुसाया, पापा स्ट्रिक्ट है, पर वो बस भाई के भले के लिए ऐसे बिहेव करते हैं। प्लीज उनकी बातों को दिल पे मत लेना। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हार मानने नहीं आई थी। रिया, अच्छी चीजें आसान नहीं मिलती। रिया की आंखों में चमक आ गई। दैट्स माई गर्ल, उसने धीरे से कहा। पर एक बात, दादाजी को इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। उन्हें सलोनी मेहरा बहुत पसंद है। मेहरा फैमिली की बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में है। तुम्हें उनसे कुछ बड़ा दिखाना होगा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, अभी मेरे पास भी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मैंने खेले नहीं है। रिया को अब तसल्ली हो गई, उसकी फाइफी हारने वाली नहीं थी। रात के 10 बजे कार मुंबई की सड़कों से गुजर रही थी। अनन्या गहरी नींद में थी, शिवांश की गोद में सिर रखकर। उसके बालों की खुशबू और हल्की सांसें शिवांश के पेशेंस की परीक्षा ले रही थी। ड्राइवर रोहित पीछे के मिरर में बार बार देखकर अपनी हंसी दबा रहा था। बॉस इतना टेंस कभी नहीं दिखा था।
अनन्या का फोन 5वीं बार बजा, स्क्रीन पर नाम था जोरवार दादाजी। शिवांश ने फोन उठाया। सर, हम बस 10 मिनट दूर हैं। वो सो गई है। फोन के उस पार जोरवार हंसा। बेटे, तू तो चिड़चिड़ा लग रहा है, मेरी कॉल से परेशान हो गया क्या? शिवांश ने टीथ दबाकर कहा। नहीं। जोरवार मुस्कुराया। बस आदत डाल ले। जब मेरी पोती को रात बाहर ले जाता है तो कॉल्स तो आएंगी ही। शिवांश ने गहरी सांस ली। टुमारो आई एम मूविंग हर टू सिरुलियन विला, उसने मन में ठाना। जोरवार ने लहजा बदलते हुए पूछा। सुना है तो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गया था। कैसा रहा? न्यूट्रल, शिवांश ने छोटा जवाब दिया। रियली? जोरवार की आवाज भारी हो गई। और तेरी सेक्रेटरी सलोनी मेहरा का नाम आया क्या? शिवांश ने कहा। ऑफिस की बात खत्म हो चुकी है। मतलब अब भी वो लड़की तेरे पास काम करती है? जोरवार का गुस्सा उबल पड़ा। अगर मेरी पोती को फिर किसी ने हट किया तो मैं मल्होत्रा नाम की परवाह नहीं करूंगा। शिवांश की आंखों में अंधेरा उतर आया। उसने अनन्या को अपने और पास खींच लिया, जैसे कोई अनमोल चीज बचा रहा हो। अगर मैं कुछ करना चाहता तो बहुत पहले कर चुका होता। सर, उसने धीरे से कहा, तो उस औरत को अपने आसपास रखता है जो तुझसे प्यार करती है। जोरवार गरजा। सलोनी प्रोफेशनल है, काम और फीलिंग्स को अलग रखती है। मैंने एंश्योर किया है, मुझे बुद्धा समझ रखा है क्या? जोरवार चीखा। इसी वक्त उनकी कार ओब्रॉय मैंशन के गेट पर रुकी। रोहित उतरा, पर गेट पर पहले से ही सिक्योरिटी तैनात थी। जोरवार खुद नीचे आया, साथ में पुराने बटलर मिस्टर रैव, जिनकी आंखें अब भी किसी सैनिक की तरह शार्प थीं। अपनी ग्रैंडडॉटर को छोड़ दे, जोरवार ने कहा। शिवांश का चेहरा ठंडा था, मगर आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, सर। मैं उसे किसी से दूर नहीं जाने दूंगा। जोरवार ने उंगली उठाई और पीछे से दर्जनों गार्ड्स निकल आए, हथियार बंद, ट्रेंड। पर शिवांश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। रोहित की नजर बस उसके इशारे का इंतजार कर रही थी। एक गलत मूव और पूरा ओब्रॉय मैंशन वॉर जोन बन सकता था, जहां जीत किसी एक की ही होनी थी, शिवांश मल्होत्रा की। चैप्टर 184। बेवफा। गाड़ी के अंदर हलचल सुनकर अनन्या हल्के हल्के करवट लेकर जागी। नींद में ही उसने अपनी आंखें मली। होठों पर हल्की सी शिकन थी। उसने आधी नींद में ही अपना चेहरा शिवांश के सीने में दबा लिया। इतना शोर क्यों हो रहा है? उसने धीमे से बड़बड़ाया। अब तक पूरी तरह होश में नहीं थी। शिवांश ने उसके कमर के पास उंगलियों से हल्के हल्के गोले बनाए तो उसका पूरा शरीर उसके और करीब खींच गया। अनन्या, अब घर जाने का समय हो गया है। जोरवार ओब्रॉय की भारी आवाज आई। उनकी नजर दोनों पर थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। वो जानते थे कि अगर अभी उन्होंने कुछ कहा तो ये लड़का तुरंत उसे लेकर जाने की कोशिश करेगा। अनन्या झटके से सीधी हुई। सामने बैठे अपने दादाजी को देख उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। बाहर झांका तो देखा, पूरी गाड़ी बॉडीगार्ड से घिरी हुई थी, लेकिन गाड़ी के टिंटेड शीशों के पार कोई अंदर नहीं देख सकता था। सिर्फ मिस्टर रैव और जोरवार को ही अंदर की झलक मिल रही थी। ये सब क्या है दादाजी? इतने सारे लोग क्यों? वो जल्दी से शिवांश की गोद से उठने लगी, लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़े रखा। शिवांश, छोड़ो मुझे, उसने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में झांका तो वहां कुछ अलग ही तूफान था। गहरी, अंधेरी नजरें, जैसे कुछ बहुत बड़ा छिपा हो। वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, प्रॉमिस करो कि कल मुझसे मिलोगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवांश की सांसें उसके कानों को छू रही थीं। चाहे आज रात कुछ भी सुनो, कसम खाओ कि कल मुझसे मिलोगी। अनन्या ने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, शायद उसे लगा ये उसकी इनसिक्योरिटी है। उसने उसके गाल पर हल्के से हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। शिवांश ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और जब उसे वहां यकीन मिला, उसने धीरे से सांस छोड़ी। अब चलो, ठीक से बिहेव करो, उसने मुस्कुराकर कहा और उसकी बाहें ढीली की। जोरवार ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, अभी नहीं, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे जरूर समझाना पड़ेगा। अनन्या जैसे ही नीचे उतरने लगी, शिवांश ने उसे खींचकर फिर अपनी तरफ किया। उसकी ठुड्डी पकड़कर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, एक झटके जैसा चुंबन, छोटा पर गहरा। वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। जैसे ही उसने हाथ अपने होठों पर रखे, वो पहले ही पीछे हट चुका था। ना भूलना, शिवांश ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे की लालिमा देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे मुझसे दूर मत रखना, उसने जोरवार को चेतावनी दी और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। रोहित ने इंजन चालू किया और गाड़ी दूर निकल गई। ओब्रॉय मैंशन, दिल्ली। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? जोरवार गुस्से में अपने स्टडी में चहलकदमी कर रहे थे और अनन्या सामने सोफे पर बैठी उलझन में थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सबको क्या हो गया है। उसे मुझसे दूर मत रखना, कौन होता है वो मुझे इस लहजे में बोलने वाला? उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोली और अंदर रखे इमरजेंसी डिवाइस को निकालने लगे। दादाजी, प्लीज शांत हो जाइए। अनन्या ने जल्दी से डिवाइस उनसे ले लिया और वापस रख दिया। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? सब इतने टेंस क्यों हैं? वो उनकी बांह पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठने ले आए, फिर उनके लिए चाय बनाई और कप थमाया। ये गुस्सा आपके बीपी के लिए अच्छा नहीं है, कैमोमाइल टी लीजिए।
नर्व्स शांत हो जाएंगे। जोरवार ने एक लंबा सांस लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज से शिवांश से मिलना बंद कर दो। अनन्या की भान सिकुड़ गई। नहीं अनन्या, वो बोलने में भले ही कठोर है, लेकिन मेरे साथ उसका बर्ताव हमेशा सच्चा रहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। कभी किसी ने मुझे इस तरह प्यार और समझ से नहीं संभाला। जोरवार ने ठंडी सांस भरी। वो तुम्हारे लिए वफादार नहीं है। अनन्या का दिल जैसे एकदम से रुक गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या उसने मुझे धोखा दिया? जोरवार बोले जा रहे थे। वो उसकी सेक्रेटरी सलोनी मेहरा। उसने मेरे साथ सलोनी के साथ। उसकी आवाज टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं है, जोरवार ने कहा। लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आज फोन पर उसने उसी का पक्ष लिया। अनन्या का माथा सिकुड़ा। कौन सा फोन कॉल? देखो अनन्या, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इस रिश्ते को सोच समझकर आगे बढ़ाओ। दुनिया में और भी बहुत से मर्द हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कप मेज पर रखा और बोले, एक आदमी जो किसी दूसरी औरत का बचाव करता है जबकि उसकी अपनी प्रेमिका सामने बैठी हो, वो वफादार नहीं हो सकता। अनन्या ने सिर झुका लिया। आंखों में बेचैनी थी, पर दिल में किसी और चीज की हलचल। जोरवर बोले, मुझे पता है तुम क्लिंगी नहीं दिखना चाहती, इसलिए सब सह लेती हो। लेकिन अगर किसी की मौजूदगी तुम्हें तकलीफ देती है तो बोलना चाहिए, वरना अंदर ही अंदर टूट जाओगी। अब उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो वही मासूम लड़की नहीं थी जो हर बात पर चुप रह जाती थी। अब वहां कुछ और था, एक आग। सलोनी मेहरा चालाक लड़की है। शिवांश के पेरेंट्स और मल्होत्रा मेंशन के बुजुर्ग भी उसे पसंद करते हैं। कई लोग उसे शिवांश के लिए परफेक्ट मैच मानते हैं। अनन्या का सिर झटका, आंखों में ठंडा संकल्प था। तो फिर देखना दादाजी, अब ये खेल उसके हिसाब से नहीं चलेगा। जोरवर उसकी आंखों में वो ज्वाला देखकर हैरान रह गए। उन्हें एकदम से वही पुरानी अनन्या याद आई जो किसी भी हाल में हार नहीं मानती थी। चैप्टर 185 यू ओ मी। जोरवर ओब्रॉय की आंखों में हैरानी चमकी। उन्होंने पहली बार अपनी पोती अनन्या को एक ग्रोन वुमन की तरह देखा। अब तक वो हमेशा उसे उस नटखट छोटी सी बच्ची के रूप में याद करते थे जो उनके पास दौड़कर आती थी, बाहें फैलाकर गले लग जाती थी। वो सोचते थे ये नजरिया कभी नहीं बदलेगा, पर आज उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। वो कमजोर लड़की नहीं थी जो दूसरों की बातों से टूट जाती थी या रातों को रोकर सोती थी। अब वो मजबूत थी, इतनी कि अपने जंग खुद लड़ सके। अनन्या ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अधिराज मल्होत्रा, एल्डर मल्होत्रा को सलोनी मेहरा इसलिए पसंद है क्योंकि वो सोचते हैं कि उसके परिवार की कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड में काम आएंगी, पर हमारी ओब्रॉय लिनियज सरकार और पुलिस तक में असर रखती है। वो सलोनी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कमजोर नहीं है, खुद को बचाना जानती है। जोरवार हल्के से मुस्कुराए। ये सुनकर उन्हें सच्चा गर्व हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनन्या ने इतनी गहराई से चीजें समझ ली होंगी। और हाँ, अनन्या ने जोड़ा, मल्होत्रा परिवार ताकतवर है, लेकिन हमेशा अकेले सब संभाल नहीं सकते। वो झूठ बोल रही थी जब उसने पहले शिवांश को कहा था कि उसके पास अब आर्मी या डिफेंस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। असल में उसने 2 साल मिलिट्री एकेडमी में बिताए थे, जहां उसके साथी अब उसके परिवार जैसे थे। साथ में ट्रेनिंग, तकलीफें, जीत और आंसू, उन 2 सालों की बॉन्डिंग ने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ दिया था। जोरवर ने हंसकर कहा, सही कहा मेरी बच्ची, मैं कैसे भूल गया कि ओब्रॉय नाम की असली ताकत कहाँ है। उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। सलोनी जैसी लड़की लड़ सकती है, लेकिन अनन्या, वो तो अपने हालात बदल सकती है। जोरवर ने कहा, अधिराज मल्होत्रा का बर्थडे आने वाला है। हर साल वो ग्रैंड सेलिब्रेशन रखते हैं और हर साल कुछ खास लोगों को पर्सनल इनवाइट भेजते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी यादों में झांका। मल्होत्रा और ओब्रॉय परिवार की दोस्ती कई दशक पुरानी थी। इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। शिवांश तुम्हें अपने साथ इनवाइट करेगा, पर तुम उसे मना कर देना। जोरवार की आवाज में रणनीति थी। अनन्या ने भौहें उठाईं, पर दादाजी, उन्होंने बात काटी, मुझे पता है अगर तुम उसके साथ जाती तो सबके सामने तुम्हारा स्टेटस कंफर्म हो जाता। पर अधिराज मल्होत्रा परिवार को फैमिली पॉलिटिक्स से ज्यादा अपनी पसंद पर तवज्जो देते हैं और उनके लिए अभी भी सलोनी मेहरा ही परफेक्ट मैच है। अगर तुम मेरे साथ जाओगी और मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडडॉटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करूंगा तो एल्डर मल्होत्रा का नजरिया बदल सकता है। उसे लगेगा कि अगर जोरवर ओब्रॉय खुद अपनी पोती को लेकर आए हैं तो लड़की में दम है। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानती थी कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गई, उसने कहा। अच्छा, जोरवर मुस्कुराए। अब जाकर आराम करो, 1 हफ्ते में पार्टी है, तैयारियां शुरू कर दो। उन्होंने नौकरानियों को कहा कि अनन्या के लिए गर्म दूध में शहद मिलाकर लाएं ताकि उसे नींद आ सके। उन्हें पता था उसकी नींद अब भी चीखों से टूटी रहती है। कई बार वो खुद रात को उसकी सिसकियों से जाग जाते थे। अगली सुबह ओब्रॉय मैंशन। अनन्या मुश्किल से नाश्ता खत्म कर ही रही थी कि एक नौकरानी हड़बड़ाई हुई कमरे में दाखिल हुई। अच्छा हुआ दादाजी पहले ही बाहर निकल चुके थे, वरना वो उसे उसी वक्त निकाल देते। मैडम, बाहर एक बहुत ही हैंडसम आदमी, मेरा मतलब सर आए हैं। अनन्या हल्के से मुस्कुरा दी।
नौकरानी की गालें लाल थी और उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे उसने कोई देवता देख लिया हो। अनन्या को अंदाजा हो गया था कि कौन आया होगा। उसे अंदर भेज दो और कहो मैं अभी नाश्ता खत्म कर रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने जूस का घूंट लिया। कुछ ही मिनटों में बड़े दरवाजे खुले और शिवांश मल्होत्रा अंदर आए। काले सूट में, सफेद शर्ट के साथ, बाल पीछे कोम किए हुए, वो किसी माफिया डॉन और कॉर्पोरेट टाइकून का परफेक्ट ब्लेंड लग रहे थे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शिवांश ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा मुंह तो खुला रह गया है, कहीं ड्रूल तो नहीं कर रही? अनन्या ने बिना झिझक कहा। ये लो नैपकिन। वो चौंका। क्यों? क्योंकि तुम भी ड्रूल कर रहे हो, उसने टीजिंग स्माइल दी। शिवांश ठिठक गया, फिर सीधा उसकी कुर्सी के पास आकर झुक गया। एक बांह पीछे कुर्सी पर रखी और दूसरी से उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर की। अब भी मजाक कर रही हो? उसने फुसफुसाकर कहा। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी गर्म सांसें उसके गालों को छू रही थीं। शिवांश ने उसके जबड़े की लाइन पर हल्का किस दिया, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ा, वो जगह जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसके होंठ उसकी त्वचा पर घूमते रहे, कभी काटते, कभी चूमते। अनन्या के हाथ अनजाने में उसकी शर्ट पकड़ लिए। उसका दिमाग जैसे शून्य हो गया था, वो सिर्फ उसकी सांसें और स्पर्श महसूस कर पा रही थी। तुम मुझ पर उधार हो, उसने उसके कानों के पास कहा। उसने मुश्किल से कहा। उसका दिमाग अभी भी उसकी हर हरकत से घिरा था। शिवांश मुस्कुराया। 2 किसेस जो मैंने कल लिए थे, अब तुम्हारी बारी है उन्हें लौटाने की। चैप्टर 186 अदर साइड ऑफ द सिटी। अनन्या ने हल्की सी हाँफ ली जब शिवांश मल्होत्रा ने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिना कुछ कहे सीधा उसके कमरे की ओर बढ़ गया। सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ हो गया और अब वो उसके गोद में थी, बिस्तर पर बैठी हुई। किस मी, उसके शब्दों ने अनन्या को चौंका दिया। उसने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि अचानक उसे ये ख्याल कहाँ से आया। क्या हुआ? उसने पूछा, दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए, उसकी गर्म शहद जैसी त्वचा को महसूस करते हुए। उसने उसकी आंखों में बेचैनी देखी, वो बेचैनी जो उसके मजबूत बाहों में झलक रही थी, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। What did your grandfather tell you? शिवांश की आवाज गहरी और धीमी थी। That I should leave you. अगले ही पल कमरे की हवा जैसे बर्फीली हो गई। वातावरण में एक ठंडा तूफान और डरावनी एनर्जी फैल गई। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनका सन्नाटा सबसे ज्यादा भयानक था। अनन्या ने गहरी सांस ली। जब उसे लगा कि शिवांश उठने वाला है, उसने अपने पूरे शरीर का वजन उस पर डाल दिया ताकि वो दोबारा बैठ जाए। क्या तुम उसकी बात मानोगे? उसने धीरे से पूछा। शिवांश की बाहें जो अब तक उसे बचा रही थीं, वही अब उसे अपने घेरे में कैद कर चुकी थी, जैसे वो अपनी गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा हो। If I did, would I be here now? उसने अपने उंगलियों को उसके बालों में फेरा, उसकी सिल्की सॉफ्टनेस पर मुस्कुराते हुए। कौन सा कंडीशनर यूज करता है ये आदमी? उसने मन ही मन सोचा। शिवांश का शरीर थोड़ा रिलैक्स हुआ। यू कांट लीव मी, योर माइंड नाउ। उसके लफ्जों ने अनन्या को पल भर को थमा दिया। शिवांश, आई शुड टेक यू टू द मैरिज ब्यूरो राइट नाउ, उसने कहा, एक ऐसी दृढ़ता के साथ कि अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। नो वन कैन कॉल इट किडनैपिंग देन। उसने हल्की हंसी में जोड़ा और उसे और पास खींच लिया। उसकी पोजीशन बदल दी ताकि अब वो उसे स्ट्रेडल कर रही थी। अनन्या हक्की बक्की रह गई जब शिवांश ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। UUHM। शिवांश, वो बोलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ वो सो चुका था। इतनी जल्दी? क्या वो इतना थका हुआ था? वो उसे थोड़ा साइड में करवाने की कोशिश करने लगी ताकि वो आराम से लेट जाए, मगर उसकी बाहों का कसाव लोहे की जंजीर जैसा था। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह उसे बिस्तर पर लिटा पाए। दोनों अब एक ही साइड पर थे, मगर कम से कम वो ठीक से सो रहा था। अनन्या ने उसकी शांत नींद को देखकर मुस्कुराया। इतना मासूम चेहरा और असलियत में कितना शैतान, उसने सोचा। उसने धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरी और खुद भी उसी लय में नींद के आगोश में चली गई। इस बार उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। सुबह की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आई। शिवांश की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसका तकिया आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा नर्म, ज्यादा आरामदायक। उसने आंखें खोली और सामने एक छोटी सी ड्रूलिंग अनन्या दिखी, जो गहरी नींद में थी। वो हल्के से मुस्कुराया, धीरे से उसका मुंह बंद किया और नाइटस्टैंड से टिश्यू उठाकर उसके होठों के कोने साफ किए। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और महसूस किया कि शायद रात को किसी ने उसे प्यार से सहलाया था। वो मुस्कुरा दिया। शी मस्ट हैव डन दैट। सूरज अभी ऊंचा था। घड़ी में दोपहर के 2 बजे थे। 3 घंटे की नींद के बाद उसने गहरी सांस ली, कंबल को ऊपर खींचा और अनन्या को ठीक से ढक दिया। वो सारी रात नहीं सो पाया था। उसे डर था कि जोरवार दादाजी उसे कहीं भेज न दे या फिर अनन्या अपने दादाजी की बात मानकर उससे दूर न चली जाए। पर वो खुश था कि वो अब भी वहीं थी। उसने आधी रात में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स राजिद को भेज दिए थे ताकि सुबह का शेड्यूल साफ हो जाए। फिर भी उसका सेक्रेटरी लगातार मैसेज कर रहा था, सर वेयर आर यू? शिवांश ने फोन उठाया और अपनी रिपोर्ट्स फाइनल की। उसने आज का दिन सिर्फ अनन्या के लिए खाली रखा था।
अनन्या ने करवट बदली। उसके शरीर पर अब वो गर्माहट नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और यादें लौट आईं। जैसे ही उसने देखा कि शिवांश उसके पास बैठा है, उसने हल्की सी चीख निकाली। तुम जाग गए, उसने कहा। समय देखकर राहत की सांस ली। दादाजी के घर लौटने में अभी वक्त था। शिवांश ने मुस्कुराकर उसके बालों को ठीक किया। आर यू हंग्री? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, और तभी उसके पेट से आवाज आई, जैसे कोई वेल मेटिंग कॉल दे रहा हो। उसका चेहरा लाल पड़ गया। शिवांश की हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। लेट्स गेट यू सम फूड। ओके, उसने नजरें चुराई और जल्दी से उठकर तैयार होने चली गई। कुछ ही देर में वो नीचे आए, बाल बंधे हुए, हल्का मेकअप, साफ कपड़े। शिवांश पहले से वहां था, परफेक्टली ड्रेस्ड, जैसे उसने कभी सोया ही न हो। लेट्स गो, उसने उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। रेस्टोरेंट में शिवांश ने आधा मेन्यू उसके लिए ऑर्डर कर दिया। अनन्या मुश्किल से उसका एक हिस्सा ही खा पाई, बाकी उसने पैक करा लिया। फूड शुडंट गो वेस्ट, उसने कहा। शिवांश ने सुनिश्चित किया कि वो अच्छा खाए। तुम अब और वजन लूज नहीं करोगी, उसने सख्ती से कहा, मगर उसकी आंखों में स्नेह था। खाना खत्म करने के बाद अनन्या ने सोचा वो उसे घर छोड़ेगा, मगर शिवांश ने कार शहर के दूसरे किनारे मोड़ दी। वेयर आर वी गोइंग? उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। वो एक सुंदर गेटेड कम्युनिटी में पहुंच रहे थे। पेड़, सफेद और सुनहरे बाउंड्री गेट्स, सब कुछ शानदार। सिरुलियन वाटर पवेलियंस, योर न्यू होम, उसने कहा, स्टीयरिंग छोड़ते हुए उसकी ओर देखा। सब कुछ तैयार है, फर्नीचर, लाइट्स, एसेंशियल्स, बस तुम्हें वहां रहना है। अनन्या की आंखों में आंसू तैर गए। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उसके शब्दों में छिपे प्यार को महसूस करती रही। चैप्टर 187 ए मिस्ट्रेस, मैं आज ही वहां शिफ्ट हो रही हूं? अनन्या ने हैरानी से पूछा। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसने देखा कि शिवांश के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और कस गए थे। उंगलियां ऑलमोस्ट सफेद पड़ चुकी थीं। वो उसकी तरफ झुकी और बोली, शिवांश, क्या हुआ? जवाब में उसने उसका हाथ पकड़ा और उस पर एक जेंटल किस रखा। अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसने कहा। फिर नजरें वापस सड़क पर डाल दी। मुझे दादाजी को बताना होगा। अनन्या ने फोन निकाला। शिवांश कुछ कहना चाहता था, पर जानता था अगर अनन्या ने खुद न बताया तो जोरवार ओब्रॉय फिर से यही सोचेंगे कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। इसलिए उसे अब बताना ही बेहतर था। जोरवार ओब्रॉय ने अपना पेन नीचे रखा और फोन उठाया। अनन्या, तुम किसके साथ हो? अनन्या लगभग खांसते खांसते रह गई। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? उसकी नजरें शिवांश पर गईं, जो गाड़ी चला रहा था पर क्लियरली पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। मैं शिवांश के साथ हूँ। वो मुझे उस घर ले जा रहे हैं जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा है। आज रात घर लौटोगी? पता नहीं दादाजी, शायद नहीं। मैं सोच रही थी आज ही उस घर में शिफ्ट हो जाऊं। उसने जानबूझकर ये नहीं बताया कि ये आइडिया शिवांश का था। दादाजी पहले ही उसे पसंद नहीं करते। वो और रीजन नहीं देना चाहती थी। इतनी जल्दी मूव कर रही हो? जोरवर की आवाज में डिसअपॉइंटमेंट और डाउट दोनों थे। वो समझ गए कि यह फैसला उसकी खुद की इच्छा से नहीं था। मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जोरवर की आवाज में सॉफ्टनेस थी। उसकी मौजूदगी उन्हें परेशान नहीं करती थी, उसकी कमी करती थी। वो हमेशा उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते थे। मैं अपने लोगों से कहता हूं कि वो तुम्हारे स्काई आर्क अपार्टमेंट से तुम्हारा सामान और जरूरी चीजें ले आए। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। सेंटिमेंटल चीजें? उस अपार्टमेंट में ऐसा कुछ था ही नहीं, बस कुछ फोटो फ्रेम्स और बहुत सारी पेनफुल यादें। वो जगह उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुकी थी। ठीक है दादाजी, पर मैं खुद भी वहां जाकर कुछ चीजें उठा लूंगी। जोरवार ने तुरंत नोट किया। सिक्योरिटी डबल चेक कराओ स्काई आर्क पर। जो भी उसे पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था, वो फिर न दोहराए। इसके लिए उन्होंने सतर्कता बढ़ाने का आदेश दे दिया। किसी को साथ लेकर जाना, उन्होंने कहा। ओके, अनन्या ने सिर हिलाया और फिर शिवांश की ओर देखा। अब वो समझ गई थी। साथ कौन जाएगा? डिनर मेरे साथ करोगी? जोरवर ने पूछा। अगर आपको कोई मीटिंग है तो शायद नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। तो फिर कल बात करते हैं, और कॉल कट कर दी। खिड़की से शहर को देखते हुए उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया। बेटी बड़ी हो गई थी। सिरुलियन वाटर पवेलियंस की सिक्योरिटी स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स से कहीं बेहतर थी। यहां एंट्री के लिए आइडेंटिफिकेशन, पासकोड, फिंगरप्रिंट स्कैन और सिक्योरिटी चेक सब कुछ था। ऊपर से हिडन गार्ड्स भी मौजूद थे। शिवांश ने ये सब खुद पर्सनली अरेंज करवाया था। अनन्या अब सच में सेफ थी। शिवांश ने कार रोकी, बाहर निकलकर उसका दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। वो मुस्कुराते हुए बाहर उतरी, उसकी बाहों में हल्की सी गिरते हुए। तुम्हें मेरी कमर पकड़ने की आदत है, उसने हंसते हुए कहा, जब वो उसके टॉप की स्ट्रिंग से खेल रहा था। शिवांश ने हल्के से उसकी कमर दबाई। इट्स रीअश्योरिंग। कैसे? वो उसके साथ घर की ओर चली। 2 मंजिला व्हाइट मार्बल विला, सामने ग्रीक स्टाइल पिलर्स, हर कोना किसी महल जैसा। बस अच्छा लगता है। उसने कंधे उचकाए और पूछा, डू यू लाइक इट? बहुत खूबसूरत है, लेकिन अकेले के लिए थोड़ा बड़ा नहीं? उसने फॉये में कदम रखते हुए कहा।
जहां से एक ग्रैंड लिविंग रूम दिख रहा था। तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, उसने जवाब दिया। मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगा। वो मुस्कुराया, उसका घर यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। अनन्या ने मुंह से निकल ही गया। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी मिस्ट्रेस के लिए घर लिया हो। शिवांश ठिठका, फिर भौहें उठाई। तो मेरे घर आ जाओ, मुझे वो ज्यादा पसंद आएगा। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं, वो क्लियरली सीरियस था। असल में यही उसका प्लान था। ये घर बस एक डिकॉय था ताकि जोरवार को लगे कि अनन्या अलग रह रही है, जबकि वो चाहता था कि वो उसके पास रहे। टुमारो मूव इन विद मी, उसने उसके कमर के दोनों तरफ हाथ रखे, उसे करीब खींचते हुए बोला। वहां की सिक्योरिटी यहाँ से भी बेहतर है और मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने उसके गले में चेहरा छुपाया, उसके बालों की खुशबू लेते हुए बोला, कम विद मी। अनन्या, हम सोचूंगी, वो मुस्कुराई टीजिंग टोन में। शिवांश को उसका ये खेल पसंद नहीं आया। उसने उसके गर्दन पर हल्का सा बीते किया। शिवांश, वो हाफी, तुम इतने स्पॉइल्ड ब्रथ हो। वो उसे धकेलने की कोशिश करती रही, पर उसने पकड़े रखा। आई मूव इन टुमारो, ओके, उसने फाइनली कहा, आंखें घुमाते हुए। शिवांश ने संतुष्ट मुस्कान दी। परफेक्ट, मैं अपने लोगों से कह दूं कि जोरवार के लोग जो सामान यहां लाए वो अब मेरे घर ले जाएं। चैप्टर 188 सूट जैकेट। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें अनन्या ओबरॉय खुद चेक करना चाहती थी अपने स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स वाले पुराने अपार्टमेंट में, खासकर उसका पियानो। वो पियानो उसके चाइल्डहुड से उसके साथ था, उसकी हर खुशी गम का साथी। शिवांश मल्होत्रा खुद उसे वहां लेकर गया ताकि उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित रहे। सौभाग्य से जोरवार ओबरॉय के आदमी अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। जहां भी वो दोनों जाते, लोग उन्हें नोटिस किए बिना नहीं रह पाते, खासकर शिवांश को। लॉबी में बैठी फीमेल एम्प्लॉइज तो मानो स्पेलबाउंड हो गई थी। पस्ट पस्ट रिया, देखो ना, वो आदमी कितना हैंडसम है, लगता है किसी कोरियन ड्रामा से सीधा बाहर निकला हो। वाओ, इतना स्मार्ट इंसान असल जिंदगी में भी होता है क्या? आमतौर पर जब शिवांश यहां आता, उसके बॉडीगार्ड सिक्योरिटी को कंट्रोल करते, लेकिन इस बार वो अनन्या के साथ था, तो किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। अनन्या को सब फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थी। उसने नजर उठाई तो पाया कि शिवांश तो उसे ही घूर रहा था काफी देर से। वॉट, उसने कहा, उसकी नजर पकड़ते हुए। वॉट, उसने चीखली जवाब दिया। अनन्या ने भान सिकोड़ ली और एलिवेटर की ओर मुड़ी। लिफ्ट खुली, वो दोनों अंदर गए और अपने फ्लो का बटन दबाया। लंबी सिक्योरिटी रूटीन के बाद आखिरकार दरवाजा खुला। उसने लाइट ऑन की और अपने रूम की ओर जाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के स्ट्रॉन्ग हाथों का पकड़ महसूस हुआ। हुज सूट जैकेट इज दैट? उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। शिवांश की आवाज में इतना गुस्सा था कि कमरा ठंडा पड़ गया। वो मुड़ी तो देखा, उसका चेहरा तो मानो किसी आग में झुलस रहा हो, आंखें लाल, जबड़े कसे हुए, और वो नजर जैसे सामने कोई दुश्मन खड़ा हो। अनन्या ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि उसकी नजर एक नीटली फोल्डेड सूट जैकेट पर थी। वो जैकेट राघव राव की थी, जिसे वो जल्द लौटाने वाली थी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसने आंखें घुमाई और कमरे की ओर मुड़ी, लेकिन शिवांश ने उसे कसकर खींच लिया। उसका शरीर सीधे उसकी मजबूत छाती से टकरा गया। यू हैड अनदर मैन ओवर। उसकी उंगलियां अनन्या की बाजू में धंस गईं। लेट गो ऑफ मी, वो चिल्लाई, उसका पैर उसके जूते पर दे मारा, मगर उसने छोड़ा नहीं। हु इज इट? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरे से भरी। कोई नहीं। यू पोजेसिव ब्रूट। उसने झटका देने की कोशिश की। वो मुड़ा और दोनों बाहों से उसे पकड़ लिया। अनन्या ने उसकी आंखों में वो डार्क रेज देखा, वो बेचैनी जो डर में बदल रही थी। शिवांश, छोड़ो मुझे, उसने कहा। तुम्हारे पास तो सलोनी मेहरा है जब चाहो तब, और मैंने तो बस एक जैकेट रखी थी, इतना ड्रामा क्यों? हु इज इट? उसने दोहराया। अननोइंग हो तुम। इट्स राघव राव, उसने तड़क कर कहा। सो द पिक्चर्स वर ट्रू? उसने ठंडे स्वर में पूछा। नो, ही डिडंट किस मी, उसने थके लहजे में कहा। दैट नाइट कोल्ड था। उसने बस जैकेट दी थी। शिवांश ने उसे कुछ देर तक देखा, बहुत देर तक। कोई झूठ नहीं मिला। उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, गिल्ट की झलक दिखी, मगर पल भर में गायब हो गई। इतना रफ क्यों बिहेव किया? उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। थोड़ा नॉर्मल भी बात की जा सकती थी। वो धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोला। आई एम सॉरी, मेरा टेम्पर कभी कभी मुझसे पहले निकल जाता है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अनन्या ने उसे वापस नहीं गले लगाया, उसके हाथ अब भी ढीले थे। वही बात शिवांश को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। डोंट डू इट अगेन, प्लीज, इट्स नॉट हेल्दी फॉर आइदर ऑफ अस। I'll try, उसने बुदबुदाया। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियों ने अनन्या के हाथों को बहुत ही नरमी से पकड़ा, जैसे कोई वाइल्ड एनिमल खुद को टेम करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपने बिलोंगिंग्स पैक किए, अपने पियानो को मूव करने की अरेंजमेंट दी, और फिर दोनों वापस लौटे सिरुलियन वाटर पवेलियन। अगली सुबह अनन्या प्रैक्टिकली भागते हुए घर से निकली। उसने शिवांश के शोफर को साफ मना कर दिया कि पीछे पीछे ना आए। वो थैंकफुल थी कि जोरवर ने उसकी एक कार यहां भिजवा दी थी, वरना वो शिवांश के सिक्योरिटी गार्ड से बच नहीं पाती जो हर वक्त उसकी लोकेशन ट्रैक करने पर तुले रहते थे।
चैप्टर 189 ए फ्लास्क ऑन द टेबल। अनन्या ओब्रॉय सीधी पहुंच गई एलन इन्वेस्टमेंट फर्म के ऑफिस में, जो मुंबई के बीचों बीच एक ऊंचे स्काईस्क्रेपर में था। भले ही ये बिल्डिंग जोरवार ओब्रॉय या शिवांश मल्होत्रा के एम्पायर जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली थी। व्हाइट स्लैक्स और सिल्क ब्लू ब्लाउज पहने हुए अनन्या प्योर बिजनेस मूड में थी। जब वो अपनी ब्लड रेड फरारी से उतरी तो हर कोई उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हवा में उड़ते उसके बाल और कॉन्फिडेंट चाल देखकर सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। जैसे ही उसने अपनी प्राइवेट की कार्ड स्वाइप की और अंदर दाखिल हुई, पूरा ऑफिस कुछ पल के लिए थम सा गया। साहिल अपने डेस्क पर बैठा सीनियर एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी अचानक दरवाजा बिना नॉक किए खुला। वो गुस्से में सिर उठाने ही वाला था कि नजर सामने खड़ी अनन्या ओब्रॉय पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला रह गया। क्लोज योर माउथ साहिल, यू आर नॉट अ कॉडफिश। उसने आंखें घुमाई और दरवाजा बंद करके उसकी टेबल तक पहुंच गई। तुम कैसे यहां? साहिल हकला गया, जैसे यकीन ही न हो कि वो सच में सामने खड़ी है। डोंट आस्क क्वेश्चंस, बस पेपरवर्क दो मुझे। अनन्या ने सीधे उसकी टेबल से एक बड़ा फाइल स्टैक उठाया और कॉफी टेबल पर रख दिया। सेक्रेटरी को बुलाओ, उसने हाथ हिलाया जैसे वो उसका जूनियर हो। साहिल अब तक शॉक में था, फिर भी उसने बजर दबाया। कुछ सेकंड में ही एक लंबा लीन आदमी अंदर आया, शार्प फेस, कॉन्फिडेंट वॉक और मॉडल जैसी पर्सनालिटी। अनन्या ने उसे देखा, थोड़ा सा फेमिलियर लगा, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा था। लीना कहाँ है? उसने पूछा। वो पेड लीव पर है, पर्सनल इश्यूज डील कर रही है, साहिल ने जवाब दिया। ओह, अनन्या ने बस कंधे उचकाए और नए आदमी की ओर मुड़ी। इट्स वेरी नाइस टू मीट यू मिस ओब्रॉय, माई नेम इज ऋतिक। उसने हल्का सा बो करते हुए हाथ बढ़ाया। अनन्या ने हाथ मिलाया, पर एक्सप्रेशन न्यूट्रल था। उसके लिए हैंडसम फेसेस न्यू नहीं थे जब एक बार किसी ने शिवांश मल्होत्रा को देख लिया हो। बाकी सब फीके लगते हैं। आई एस्यूम मल्होत्रा एंटरप्राइज ने तुमसे मीटिंग के लिए कांटेक्ट किया होगा। उसने साहिल की ओर देखा जो नर्वस होकर कॉफी पी रहा था। यस, उसने जवाब दिया। राजित, शिवांश का प्राइवेट सेक्रेटरी, दिन में 3 बार कॉल करता है, तो फिर मीटिंग सेट करो कल सुबह। अनन्या बोली। आई विल अटेंड इट माई सेल्फ एज द फेस ऑफ एलन इन्वेस्टमेंट। साहिल ने कॉफी गलती से निगल ली और खांसते हुए बोला, व्हाट डिड यू जस्ट से? इट्स टाइम टू शो द मास्टरमाइंड बिहाइंड एलन इन्वेस्टमेंट। उसने काम होकर कहा और पेन निकालकर पेपरवर्क पर काम करने लगी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं। पहले नहीं था, अब है। उसने बीच में ही रोक दिया। वो फाइल्स चेक कर रही थी और कुछ कंपनीज को सर्कल किया। हम मल्होत्रा एंटरप्राइज की रिक्वेस्ट को ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकते। वो टॉप 5 में है और उनसे टकराना अभी हमारे लिए सही नहीं होगा। उसने पैकेट उठाया और साहिल की टेबल पर रख दिया। प्रोजेक्ट डिटेल्स आए हैं? उसने ऋतिक से पूछा। वो बाहर गया और एक मनीला फोल्डर लेकर वापस आया। अनन्या ने पेजेस पलटे, हर कैलकुलेशन परफेक्ट थी। एज एक्सपेक्टेड ऑफ मल्होत्रा एंटरप्राइज, उसने मन ही मन सोचा। नो फ्लॉज, नॉट इवन वन। ये प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट एल्डरली हाउसिंग कम्युनिटी के लिए था, राइजिंग सीनियर पॉपुलेशन को देखते हुए एक ब्रिलियंट आइडिया। कुछ टर्म्स हमें नेगोशिएट करने होंगे, उसने कहा और उसकी ओर देखकर हंसी। तुम बहुत लंबे हो, बात करने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। कॉन्टैक्ट देम, आई वॉन्ट देम हियर टुमारो मॉर्निंग शार्प, राइट अवे। माम, उसने झुककर कहा और बाहर निकल गया। ऋतिक बाहर निकलते हुए थोड़ी देर ठहर गया। वो सोचने लगा, क्या अनन्या ओब्रॉय उसे याद भी करती है? आखिर वही तो थी जिसने उसे हायर किया था जब वो कुछ भी नहीं था। पुराना सूट पहने किसी कॉर्नर में इंटरव्यू देने आया था, और वही थी जिसने कहा था यू हैव पोटेंशियल। उसे वो दिन याद था। वो कॉन्फ्रेंस टेबल के पीछे बैठी थी, बोर्ड एक्सप्रेशन लिए, और उसकी टेबल पर एक फ्लास्क रखा था। लग रहा था जैसे उसे वहां जबरदस्ती खींच लाया गया हो, पर उसने जल्दी समझ लिया था अनन्या ओब्रॉय को अंडरएस्टिमेट करना बड़ी गलती होगी। वो लड़की जीनियस थी, एक नजर में स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगा लेती थी। किस फैमिली की स्कैंडल से कौन सा शेयर गिरेगा सब जानती थी। एक बार उसने खुद देखा था जब एक टॉप कॉलेज की स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही थी। प्रेजेंटेशन फ्लॉलेस लग रही थी, लेकिन अनन्या ने उसमें ऐसे क्वेश्चंस फेंके कि वो लड़की प्रेशर में टूट गई। लेकिन जब ऋतिक की बारी आई, उसने सब संभाल लिया। शायद इसी वजह से अनन्या ने उसे चुन लिया था। अब सालों बाद वो फिर उसी के सामने खड़ा था, और उसे देखकर अब भी वैसा ही महसूस हुआ जैसा पहले दिन हुआ। ऑफिस के अंदर अनन्या साहिल की चेयर के पास गई और उसके सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। उसका हाथ उसके आर्मरेस्ट पर था। झुककर वो स्टॉक मार्केट ग्राफ्स देखने लगी। साहिल सख्त हो गया। उसका परफ्यूम उसकी सेंसर्स को जगा गया। दिल एक पल के लिए थम गया। वो सोचने लगा, आयरनी है, इतने सालों से लड़कियां उसके पीछे भागती रहीं, पर जिस एक लड़की को वो चाहता था वो कभी उसकी तरफ मुड़ी भी नहीं। स्कूल डेज में भी नहीं, जब वो क्लास प्रेसिडेंट थी, क्योंकि तब उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, कबीर कपूर के लिए। और जब उसे लगा कि शायद अब चांस है, तब शिवांश मल्होत्रा उसकी जिंदगी में आ चुका था।
साहिल जानता था कि मल्होत्रा से टकराना आसान नहीं, वो एक फोन कॉल में उसका करियर मिटा सकता है। फिर भी आज उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी, क्योंकि उसने एक बार अनन्या को खो दिया था और दोबारा वो गलती नहीं दोहराएगा। चैप्टर 190 डोंट वेट। अनन्या ओबरॉय अपने ऑफिस में बैठी थी और साहिल उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के पास खड़ा था। वो दोनों इतने करीब थे कि कभी कभी उनकी उंगलियां छू लेने को हो जाती थी जब अनन्या माउस तक हाथ बढ़ाती। साहिल ने गहरी सांस ली और बोला, एक्सियम टेक्नोलॉजी के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कंपनी के नए प्रोग्राम के बाद, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस कम करने वाला है, कई निवेशक इसमें रुचि ले रहे हैं। यह निवेश के लिए अच्छा रहेगा। अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, इनके शेयर गिर जाएंगे। साहिल हैरानी से उसे देखने लगा। क्यों? अनन्या ने आंखों में ठंडी चमक लिए समझाया। ये प्रोग्राम आइडियलिस्टिक जरूर है, लेकिन कौन गारंटी देगा कि हाई स्कूल के बच्चे इसमें ध्यान देंगे? उनकी नजरें हमेशा किताबों में रहती हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में स्ट्रेस हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, और टाइगर पेरेंट्स के बढ़ते दबाव में बच्चे इसे नॉर्मल मानते हैं। साहिल ने मन ही मन सोचा, कभी नहीं सोचा था। अनन्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, इसके अलावा प्रोग्राम की कीमत भी कम है, हमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। साहिल ने जल्दी से दूसरी कंपनी का नाम लिया। तो पेगासस एक्सप्रेस के बारे में क्या? यह नई कंपनी है जो एक दिन में डिलीवरी का वादा करती है। अनन्या ने बीच में ही काटा, उनकी 95% डिलीवरी एक बड़े प्लेटफॉर्म से आती है, जिसमें 80% शेयर्स पहले से इन्वेस्टेड है। बाकी के 10% छोटे ब्रांचेस ने खरीदे हैं। साहिल बस उसे देखता रह गया, जैसे उसकी चाल समझने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर बजाज रियल एस्टेट कंपनी में निवेश करें। अनन्या ने नोटबुक से उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, मजाक मत करो, यह मेरी गेम प्लान नहीं है। फिर उसने YRQ डिजाइन्स की ओर देखा। इनका नया क्लोथिंग लाइन आने वाला है। जब ये मार्केट में आएगा, उनके शेयर्स तेजी से बढ़ेंगे। रिया अभी मॉडलिंग करियर में बिजी है, इसलिए प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। साहिल हंसा, तुम इन्हें बहुत पसंद करती हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, YRQ डिजाइन सफल होगी। उसने बाकी पेपर्स चेक किए और मीटिंग की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे शाम ढल गई और चांद निकल आया। अनन्या ने सोचा, घर कहाँ है अब? उसने शिवांश मल्होत्रा को याद किया। शायद वो अभी भी अपने ऑफिस में था, सलोनी के साथ। उसका चेहरा याद आते ही उसका मूड खट्टा हो गया। ठीक है, उसने सोचा, अगर वो मुझे नजरअंदाज करता है तो मैं कल मीटिंग में साहिल और ऋतिक के साथ पूरी तैयारी करके जाऊंगी। कुछ देर बाद अनन्या ने साहिल को गुड नाइट कहा और पार्किंग बेसमेंट की ओर बढ़ी। कार में बैठते ही उसने दूर लॉक किया और शिवांश को कॉल किया। शिवांश ने आखिरी रिंग पर ही फोन उठाया। तुम अब घर जा रही हो? हाँ, तुम? पीछे राजित ने पेन क्लिक किया और अपने बॉस का इंतजार किया। वो जानता था कि शिवांश मल्होत्रा ऑफिस में देर तक रुकेगा। मैं अभी लेट तक रहूंगा, पहले खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करना। शिवांश ने साय किया। ऑफिस के एम्प्लॉइज जल्दी घर जाने लगे। सलोनी भी स्लाइड्स चेक कर रही थी। कुछ देर बाद सलोनी बोली, प्रेसिडेंट मल्होत्रा, प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है। अनन्या की आंखों में चमक थी। सलोनी भी उनके साथ है? चैप्टर 191। कमरे में अकेली अनन्या का गुस्सा अब और नहीं सहा जा रहा था। उसके मन में शिवम मल्होत्रा के स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स वाले पॉसेसिवनेस की याद आई। सलोनी की आवाज तुम्हारे पास इतनी पास क्यों लगती है? उसने अपने फोन पर गुस्से में पूछा। वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उसके पास होना जरूरी है। अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, पर उसे तुम्हारे ठीक पास बैठना क्यों पड़ता है? माय लव, तुम्हें शांत होना पड़ेगा, या फिर तुम हर 2 सेकंड में मुझे गुस्सा दिलाना बंद कर दो, तब शायद मैं शांत हो जाऊं। अनन्या ने उसका जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। उसने वाटर पवेलियन या शिवांश के घर जाने की भी जहमत नहीं उठाई। वो कहीं नहीं जाना चाहती थी जहां उसे आसानी से पाया जा सके। अपने दादा के पास भी नहीं गई, क्योंकि जैसे ही वो घर में कदम रखती, सवालों की बौछार होती। अनन्या ने जल्दी से स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स में रुकी और अपने अगले दिन पहनने वाले कपड़े और एक्सेसरीज ले लिए। फिर वो कार में बैठी और पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए लगभग सारी गैस बर्बाद कर दी ताकि कोई उसे फॉलो न कर सके। अंत में वो एक 5 स्टार होटल में पहुंची और पेंटहाउस स्वीट में पहुंचकर बेड पर गिर पड़ी। फोन हर कुछ सेकंड में वाइब्रेट करता रहा, लेकिन उसने इग्नोर किया। अंत में जब आवाज और ज्यादा थकाने लगी तो उठकर उसने फोन देखा। शिवांश का मैसेज था, अगर तुम चाहो तो मैं घर आ सकता हूं। अनन्या ने इग्नोर किया और बाकी मैसेजेस चेक करने लगी। उसके बड़े चाचा ने फिर से मैसेज किया, डिनर के लिए बुलाते हुए। वो याद आई उसी रात की, जब उसने के साथ घर छोड़ा था। पिता के वर्ड्स उसके दिल में और भी गहरे धन से थे। उसने आंखें बंद कर ली ताकि उन वर्ड्स को याद न करे। अनन्या, अंकल बहुत खुश हैं कि तुमने हाँ कहा, पर कल लंच में उसका कॉन्टैक्ट देंगे? अनन्या ने बस टाइप किया, अंकल, लंच की जरूरत नहीं, यह उसका कॉन्टैक्ट है, और मैसेज भेज दिया। तभी शिवांश ने फिर से मैसेज किया, कहाँ हो? सिरुलियन वाटर पवेलियन, और मेरे घर के हाउसकीपर्स ने कहा कि तुम घर नहीं आए। अनन्या ने स्कॉफ किया, जरूर, वो मेरी हर हलचल पर नजर रखेगा। उसने टाइप किया, सलोनी बोरिंग कर रही है क्या? और फिर कॉल आए।
उसने हेजिटेट किया, लेकिन पिक नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि अगर सलोनी की आवाज सुनी तो उसका पेशेंस टूट जाएगा। कॉल डिक्लाइन कर दिया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी डिक्लाइन किया। अंत में उसने टाइप किया, गो बैक टू वर्क, और नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिया। फोन नाइट स्टैंड पर फेस डाउन रख दिया। भूख लगी थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। शावर लिया और सो गई। उसके भेजे मैसेज ने शिवम के एम्प्लॉइज को आग के हवाले कर दिया था, जो उसके गुस्से के पहले शिकार बने। सुबह अनन्या देर से उठी, जल्दी शावर लिया, कपड़े पहने और हल्का मेकअप किया। बालों को नेचुरल कर्ल में सेट किया और परफ्यूम स्प्रिट्स किया। जानती थी कि यह शिवम को क्रेजी कर देगा। मिरर में फाइनल लुक देखकर संतुष्ट हुई। उसने लूज और फ्लोई व्हाइट टॉप पहना, पेस्टल पिंक पेंसिल स्कर्ट के साथ, जो घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। हाई हील्स पहनी और टी बनाकर जल्दी से काम में बैठ गई। टाइम चेक किया, 20 मिनट बचा था। 15 मिनट बाद वो फेली पहुंची। पीछे ब्लैक मेबाक आया, सराउंडेड बाय कुछ अन्य कार्स। तुरंत समझ गई कि यंग मास्टर वहां है। अनन्या दौड़ते हुए एलिवेटर के पास गई, बार बार बटन दबाया। लोग उसे देख रहे थे, पर उसने इग्नोर किया। एलिवेटर खुला और अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एम्प्लॉइज रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, लाइन में शिवम के स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसे ही शिवम अंदर आया, टॉल, हैंड्स पॉकेट में, शार्प आइज, कॉन्फिडेंट वॉक, कोट फ्लटरिंग, अनन्या की आंखें ठहर गईं। नेशंस हस्बैंड, ऐसा क्यों कहा जाता है, अब समझ में आया। लेकिन उसका ध्यान पलटा जब उसने देखा कि सलोनी उसके ठीक पास चल रही थी। राजेट एक स्टेप पीछे। उसका मूड फिर गिर गया। अनन्या साहिल के ऑफिस गई। साहिल अंदर था, हृतिक शायद मीटिंग रूम में सब सेट कर रहा था। मैं जानती हूं कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, पर प्रेसिडेंट शिवांश बिल्डिंग में आ गए हैं, अनन्या ने कामली कहा। साहिल ने पेन रखकर ऊपर देखा। उसकी धड़कन बढ़ गई। कितनी खूबसूरत है, सिर्फ नेक और लेग्स ही दिख रही थी, लेकिन दिल स्किप कर गया। क्या मैं अजीब लग रही हूं? उसने झुकी हुई आंखों से देखा। नो, यू लुक अमेजिंग, साहिल ने धीरे कहा। फिंगर्स हेयर को एडजस्ट करने के लिए उठे। अगर और देर करोगे तो प्रेसिडेंट शिवम से ग्रीटिंग मिस कर दोगे। मुझे पता है, अनन्या ने श्रग किया। ड्रामेटिक एंट्रेंस की प्लानिंग में आप सीईओ के रूप में जा रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट या एलन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर? सीईओ के रूप में, उसने बिना हेजिटेशन कहा। रिक्वेस्ट सडन है, पर क्या आप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे साथ चलना चाहेंगे? साहिल का एक्सप्रेशन बदलते ही उसने जल्दी कहा, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जाने पर आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, अटेंशन सीईओ पर रहेगा। चलो फिर। साहिल ने अपर बैक पर हाथ रखा, उसे दूर तक गाइड किया। वो मीटिंग में जाना चाहता था। शिवांश वहां था और हृतिक को रूम से बाहर रहने देना सही समझा। चैप्टर 192। वो रास्ते में है, मीटिंग रूम के अंदर। 30 सेकेंड्स और वे लेट माने जाएंगे, रजत ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वो इम्प्रेस्ड था और अम्यूज्ड भी। फेली जैसी कंपनी के साथ मीटिंग करना आसान नहीं था, और अब पर्सनली उन्हें देखना भी मुश्किल होता जा रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने शिवांश मल्होत्रा को इतना वेट कराया था। जैसे ही क्लॉक लास्ट 5 सेकंड्स तक पहुंचा, राजेट इंटरनली सोचने लगा कि इतना गत्सी कौन है जो उन्हें वेट करा रहा है। उसने अपने मन में गिना, 5, 4, 3, 2, 1। एक आदमी रूम में एंटर हुआ। लाइट ग्रे प्लैड सूट में। सूट उसके स्लेंडर बॉडी पर परफेक्ट फिट था। उसके चार्मिंग फीचर्स ने रूम में मौजूद फीमेल एम्प्लॉइज को चौंका दिया। वो बहुत लंबा था, और जैसे ही उसने कदम रखा, अथॉरिटी का एहसास सभी को हुआ। शिवांश मल्होत्रा ने उसे अनइंटरेस्टेड नजरों से देखा। वो अकेला था जो इम्प्रेस्ड नहीं था। मुझे लेट होने के लिए माफ करें, प्रेसिडेंट मल्होत्रा। आदमी की आवाज थोड़ी डीप और स्लाइट एक्सेंट वाली थी। शिवांश जानता था कि यह आदमी सिंपल नहीं है। उसके आसपास के लोग पावरफुल थे। यही साहिल था, जिसने अनन्या ओब्रॉय को शिवांश की प्रेजेंस में अप्रोच किया। शायद फेली का वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ। पार्डन माई लेट इंट्रोडक्शन, मेरा नाम साहिल है। मैं फेली का वाइस प्रेसिडेंट हूं। उसने हल्की मुस्कान दी, पर्ली व्हाइट टीथ चमकते हुए। सलोनी इम्प्रेस्ड थी। ऐसा लगता था कि रिसेंटली कई यंग वीपीएस और सोस आए हैं, और साहिल उनमें से एक था। लेकिन उसके सामने अनन्या का चार्म और अथॉरिटी कभी मैच नहीं कर सकते थे। मिस्टर साहिल, मुझे बताया गया था कि सीईओ भी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो आदमी कहाँ है? रजत ने टैक्टफुली पूछा। उसकी नजर मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े हृतिक पर पड़ी। सलोनी ने उत्सुकता से देखा। हृतिक मस्क्यूलर था, वीपी जितना लंबा, पर और कम फॉर्मिडेबल था। अगर वो सीईओ होता तो वीपी ओवरशैडो करना हास्यास्पद होता। शी इज ऑन हर वे, साहिल ने एम्फेसिस के साथ कहा। उसकी ग्रिन अब कैलकुलेटिंग फॉक्स जैसी लग रही थी। राजेट एस्टोनिश्ड था। सीईओ एक महिला? ये इम्प्रेसिव था। शिवांश मल्होत्रा ने आंखें थोड़ी तीखी कर ली। वो जानता था कि अनन्या ओब्रॉय कहीं पावरफुल और कॉन्फिडेंट पोजीशन में आने वाली थी। तभी हील्स की आवाज सुनाई दी। फ्लो पर फायरवर्क जैसी। साउंड सिमेट्रिक और कॉन्फिडेंट थी। साइलेंस में शिवांश की टीम ने अपनी सांस रोकी। फ्लो पर शैडो दिखा और फिर सिलोएट में अनन्या आई। स्लिम और आउरग्लास बॉडी, छोटी वेस्ट सबसे पहले नोटिसेबल। साहिल ने अपने चेहरे की मुस्कान हाइड की।
जब उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ। शिवांश अनइंटरेस्टेड नजर आया। ऋतिक दरवाजे से स्टेप बैक हुआ। जब उसने अनन्या को देखा, वो क्वीन जैसी चल रही थी, चिन अप, शोल्डर्स बैक। सनलाइट इयररिंग्स पर चमक रही थी। एम्बर आइज मोल्टन गोल्ड जैसी लग रही थी, अल्फा टाइग्रेस की तरह ग्लो। अनन्या ने सभी की आंखें लॉक की और बोली, आई हैव केप्ट यू वेटिंग जेंटलमैन फॉर दैट। आई अपोलोजाइज। रूम में साइलेंस। राजित स्टंट था, चेयर में जड़ बन गया। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड। वो उठना भूल गया, जैसा बाकी असिस्टेंट्स ने किया। रजत और सलोनी के एक्सप्रेशंस देखकर अनन्या ने स्लाइट स्माइल दी। शिवांश मल्होत्रा ने अपनी नजर सलोनी और बाकी टीम पर डाली। यांग टीम टेंस थी। प्रेसिडेंट चाउ टू यू, साहिल ने कहा, टर्न क्लिक करते हुए। अनन्या ने हृतिक से दूर लॉक करने का इशारा किया। वो तुरंत कर गया। अनन्या सीधे शिवांश के सामने बैठी, साहिल उसकी राइट साइड और हृतिक लेफ्ट साइड पर। अनन्या जानती थी कि शिवांश इरिटेटेड नजरों से दोनों पुरुषों को डेफन कर रहा है। सलोनी मनीला एनवेलप लेकर आगे आए। थिक कॉन्ट्रैक्ट इनसाइड। अनन्या ने उसे ग्लांस तक नहीं किया और प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए हाथ हिला दिया। चैप्टर 193, वो खुद संभाल सकती है, सलोनी ने धीरे से कहा। माफ कीजिए मिस ओब्रॉय, क्या 2 एम्प्लॉइज ही काफी होंगे? क्या कोई कंसल्टेंट नहीं होना चाहिए? लेकिन अनन्या ओब्रॉय ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। सलोनी की आंखें इरिटेट हो गईं। मीटिंग में कभी किसी ने उसे इग्नोर नहीं किया था, लेकिन ज्यादातर सोर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स पुरुष ही होते थे और वो अक्सर उसकी डैज़लिंग ब्यूटी से मेस्मराइज्ड हो जाते थे। साहिल ने उसकी तरफ से बोलते हुए कहा, हमारी प्रेसिडेंट को किसी कंसल्टेंट या और किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद सब संभाल सकती है। शिवांश को और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी कि इन्फीरियर वीपी किस बात की ओर इशारा कर रहा था। भले ही यह कुछ समय पहले हुआ था, वो कभी नहीं भूल सकते थे कि अनन्या ने ओब्रॉय कॉप में कितनी ब्रिलियंस दिखाई थी। उसके शब्दों से लोग चुप हो जाते थे। वो अकेले ही काफी थी। राजित ने इसे सिग्नल माना और प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। सलोनी प्रेजेंटेशन क्राफ्ट करने की जिम्मेदारी में थी और वह बोलने का काम भी संभालती। लाइट्स डिम कर दी गई और सभी अपने अपने स्थान पर आ गए। रजत प्रपोजल के बारे में बोलने वाला था। हर डिटेल क्लियरली और लाउडली बताता गया। यह अनवय कि उसकी बॉस ध्यान उसकी तरफ नहीं दे रही, बल्कि सामने बैठी डैज़लिंग महिला को देख रही थी। अनन्या स्लाइड्स पर फोकस कर रही थी। उसकी ब्राउज हल्की सी निट हो गई थी, स्मॉल नोट्स लिख रही थी। वो पूरी तरह सीरियस और फोकस्ड लग रही थी, जिससे राजित की ओपिनियन उसकी तरफ और इम्प्रूव हुई। लगता था वो सिर्फ ब्यूटी और बातें करने वाली नहीं है। अनन्या को यह आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। शिवांश मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा एंटरप्राइज एक इंडिपेंडेंट एल्डरली कम्युनिटी प्रपोज कर रही थी। सीनियर सिटीजन्स अपने रूम्स में कन्फाइंड नहीं होंगे, बल्कि नॉर्मल इंडिविजुअलाइज्ड अपार्टमेंट्स में रहेंगे। ऑन साइट केयर तो होगा, लेकिन एल्डरली अपनी लाइफ और लिविंग डिसीजंस खुद करेंगे, सिर्फ मेडिसिन उनके लिए डिसाइड होगी। यह आइडिया आइडियलाइज था और अगर अम्यूनिटीज का पूरा सेटअप होगा तो ये सक्सेसफुल होगा। एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ज्यादातर नर्सिंग होम्स में जाना पसंद नहीं करते। ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव था। अनन्या को याद आया, सिमिलर आइडिया अमेरिका में भी था, लेकिन वहां की पॉपुलैरिटी घट रही थी। कारण था, छोटी कंपनीज वही एडवर्टाइज करते लेकिन लोअर क्वालिटी प्रॉमिस करते। राजित ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की और लाइट्स ऑन की गई। अनन्या की पेन केवल पेपर पर स्क्रिबल कर रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। क्या कोई सवाल है जिसे मैं आंसर कर सकता हूं? रजत ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा, ये टेस्ट करने के लिए कि वो ध्यान दे रही है या सिर्फ डूडल कर रही है। हाँ है, अनन्या ने बोला। यह आइडिया पहले विदेशों में पॉपुलर था, लेकिन अब डिक्लाइन हो रहा है। आप इसे एड्रेस कैसे करेंगे? राजित ने आईब्राउ रेज किया। ये हमारे देश में अभी तक नहीं आया। कुछ छोटे मॉकअप्स हैं। हर प्रोजेक्ट जो मल्होत्रा एंटरप्राइज ने शुरू किया, उसकी सक्सेस रेट 95% रही। अनन्या इम्प्रेस्ड नहीं हुई। हाँ राजित, मैं समझती हूँ मल्होत्रा एंटरप्राइज अच्छा है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। राजित खुद को इनकॉम्पिटेंट महसूस कर रहा था। पनिशमेंट, स्लीपलेस नाइट्स और अपॉलॉजी पेपर्स की वजह से उसका दिमाग घुमा हुआ था। माफ कीजिए प्रेसिडेंट ओब्रॉय, यूएसए और भारत में कई फेलियर्स हुए क्योंकि रिसोर्सेज, फंडिंग और कनेक्शंस नहीं थे। मल्होत्रा एंटरप्राइज और बजाज रियल एस्टेट के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट गारंटीड सक्सेसफुल है। रेप्यूटेशन में भी मल्होत्रा एंटरप्राइज हमेशा क्लीन इमेज रखता है। अनन्या ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। बजाज रियल एस्टेट की ओर उसके मैटरनल फैमिली की सस्पिशन थी। वो जानती थी कि वहां शेडी प्रैक्टिसेस हो रही है। मैं रेकमेंड करती हूँ बैंक रियल एस्टेट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। 2 दिन पहले स्कैंडल आया था, इसलिए करंट स्टॉक ड्रॉप बहुत लूज स्ट्रिंग्स है, उसने सटली हिंट दिया। राजित को आश्चर्य हुआ कि वो नॉलेजेबल थी। उसकी मदर का सरनेम बजाज था, इसलिए थोड़ा पता चला। तो प्रेसिडेंट ओब्रॉय, कोई कंपनी आप रेकमेंड करेगी? राजित ने टेस्ट किया कि क्या वो बोल्डली अपने ग्रैंडफादर की कंपनी एडवर्टाइज करेगी। यह आपके ऊपर है राजित। अनन्या हंसी और रिपोर्ट का पेज फ्लिप किया। रजत ने गल्प किया। उसने ट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन प्लान बैकफायर हुआ।
इन्वेस्टमेंट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कंपनी रेकमेंड करना। अनन्या ने रेवेन्यू और प्रोजेक्टेड कॉस्ट देखा, काफी हेफ्टी था, लेकिन रेवेन्यू और भी ज्यादा होगा। वो 10% शेयर्स ऑफर कर रही थी। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है, ये मानना पड़ेगा। उसने हल्की मुस्कान दी। राजत को लग रहा था कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन अगर एलन इन्वेस्टमेंट फर्म नियरली 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है तो रीअश्योरेंस चाहिए। उसने कर्व बॉल थ्रो करने की तैयारी की। द कंपनी विल एक्सेप्ट 30% शेयर्स इंस्टेड ऑफ 10%। राजत बैफल्ड था, तुरंत रिप्लाई दिया। इन्वेस्टमेंट फर्म होने के बावजूद ये आउटरेजस है। ठीक है, 15% शेयर्स होंगे, लेकिन 5% मैनेजमेंट फी और 25% एनुअल प्रॉफिट्स चाहिए। रजत का मन ऑलमोस्ट ब्लो हुआ। वो देखते रहे कि अनन्या फिनोमिनल डिमांड्स कर रही थी और शिवांश मल्होत्रा भी सिर्फ उसे एडमायर कर रहा था। रजत ने सोचते हुए कहा, 10% शेयर्स, बाकी रीजनेबल। अनन्या ने टैक्टिक समझा, लेकिन स्ट्रीट से हैगलिंग सीख रखी थी। 14% उसने कहा। 12% शिवांश ने कहा। 14.5% अनन्या श्रग की। शिवांश नैरोड आइज और अनन्या को देखते रहे। शी वॉज बोल्ड, कॉन्फिडेंट और एश्योर्ड ऑफ हर सक्सेस। 13.5%, 15% अनन्या रिप्लाई दी। राजत नर्वस स्वेट होने लगा। शिवांश मल्होत्रा की पर्सनल टीम चेयर्स में जे कर रही थी। डेडली और बॉस से फैल रही थी। टीथ चैटर कर रहे थे, बॉडी स्क्विवर। चैप्टर 194। शिवांश ने मुंह खोला, लेकिन अनन्या ने उसे पहले ही रोक दिया। कृपया आगे नेगोशिएशन मत कीजिए प्रेसिडेंट मल्होत्रा। 14% मेरी फाइनल ऑफर है, या तो स्वीकार करें या छोड़ दें। ये पहले के 30% से भी कम है। उसकी निगाहें सलोनी और रजत की ओर गईं। और वैसे भी यह आपके कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट का कॉम्पनसेशन देने का कम से कम तरीका है। शिवांश को उसका एक्सप्रेशन काफी अम्यूजिंग लगा। उसका सावा मूड थोड़ी देर में बेहतर हो गया। वह कॉन्फिडेंट और पावरफुल थी, और उसकी अथॉरिटी इंस्टेंटली उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसने उसकी एबिलिटीज को अंडरएस्टिमेट किया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, डील मान लिया। दोनों लॉयर्स तुरंत लैपटॉप निकालकर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने लगे। 5 मिनट से भी कम समय में नई स्टैक ऑफ पेपर्स वायरलेसली प्रिंट होकर हृतिक को दी गई, जिन्होंने उन्हें 2 हाथों से शिवम को सौंपी। अनन्या ने पेजेस फ्लिप किए, हर एक डिटेल को ध्यान से पढ़ा। कमरे की साइलेंस में केवल क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो सलोनी को इंटिमिडेट कर सकती थी, राजत को हिला सकती थी और अपने बॉस के साथ रूथलेस नेगोशिएशन कर सकती थी बिना कोई डर दिखाए। शिवांश के कर्मचारियों की नजर में वो एक एब्सोल्युटली अमेजिंग वुमन थी। अधिकतर को उसके और शिवम के संबंधों के बारे में पता था, लेकिन ये देखकर कि वो पर्सनल लाइफ और वर्क मिक्स नहीं करती, उन्होंने उसकी प्रोफेशनलिज्म को साफ देखा। कुछ मिनट बाद उसने कहा, प्रेसिडेंट मल्होत्रा, आपके साथ काम करके खुशी हुई। उसने हर डॉटेड लाइन पर अपने नाम पर साइन किया और फिर खड़ी हुई, हाथ बढ़ाया। शिवांश ने स्लाइट नॉट किया और उसके हाथ को फर्मली शेक किया, इतनी शक्ति से कि वो छोटे हाथ क्रश हो सकते थे। लेकिन अनन्या ने इक्वली स्टर्डी हैंडशेक दी। सलोनी पूरे रास्ते एलिवेटर और ऑफिस में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें फर्श पर। शिवांश की टीम उसे पिटी कर रही थी। सभी जानते थे कि सलोनी को अपनी गलती के लिए लंबी लेक्चर सुननी पड़ेगी, लेकिन अनन्या ओबरॉय जैसी स्ट्रॉन्ग और कैरिज्मेटिक वुमन को देखकर सब इम्प्रेस्ड थे। कॉन्फिडेंस परफेक्ट था, प्रोफेशनलिज्म आइडियल, और लेडी बॉस बनने की पोटेंशियल दिख रही थी। राजत डम्फाउंडेड था। उसका यूजुअली स्ट्रिक्ट और कोल्ड फेस गायब था। उसने देखा कि उसका पुराना प्रेजुडिस पूरी तरह क्रम्बल हो गया था। अनन्या टिपिकल वुमन नहीं थी, जो बॉस की पावर और वेल्थ पर डिपेंडेंट होती। न ही वीक थी, न पुशोवर। आज उसके व्यवहार ने रजत को रूड अवेकनिंग दिया। उसने खुद को सभी नोन लैंग्वेजेस में इंसल्ट किया। क्यों उसने इतना जल्दी जजमेंट किया? शायद क्योंकि उसने सलोनी को ही वो महिला माना थी जो बॉस के साइड में रह सकती थी। अब जब उसने अनन्या को देखा, उसे पता चला कि वही असली योग्य सीईओ थी। मल्होत्रा एंटरप्राइज में सलोनी अपने बॉस के इंटिमिडेटिंग डेस्क के सामने खड़ी थी। उसके शोल्डर्स इनवर्ड थे, बॉडी ट्रेम्बलिंग, हार्ट पैल्पिटेट कर रहा था, और आंखें फर्श पर। वो चाहती थी कि कोई होल खोदकर उसमें छिप जाए। साइलेंट रूम उसे कोल्ड स्वेट में डाल रहा था। वो सांस लेने या कोई शब्द अटर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शिवांश खिड़की के पास खड़ा था, पीछे मुड़ा सिटी की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अनन्या अब क्या कर रही होगी। उसकी इमेजिनेशन में वो बैठी थी, राइट साइड पर हृतिक और लेफ्ट पर रजत। उसके होंठ स्नाल में आए। वो याद दिला रहा था कि अनन्या को कोई और आसानी से छीन सकता है अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा। उसके पास कई ऑप्शंस थे। तुम डिमोट हो। सलोनी की हिम्मत टूट गई। वो लगभग फर्श पर गिर गई। घुटने कांप रहे थे। बी बॉस, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं बेटर बनूंगी, बदल जाऊंगी। तुम्हें बहुत चांसेस मिल चुके हैं। सलोनी ने अपने होठों पर हाथ रखा ताकि आने वाले सौंप को रोका जा सके। उसने पिछले 9 सालों तक बॉस के साइड में काम किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती के लिए फेंक दिया गया।
सिर्फ एक मिस्टेक थी। शिवांश ने तुरंत पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी आंखें इतनी ब्लीक थी कि सलोनी आगे कुछ बोल नहीं सकी। वो हमेशा कंफर्टेबल हो गई थी प्राइवेट असिस्टेंट के रूप में, कोवर्कर्स की तरह फेयर नहीं थी। उसने प्राइड स्वॉलो किया और कहा, मेरी पोजीशन क्या होगी? शिवांश ने अनन्या को याद किया और देखा कि वो कितना फाइट करने को तैयार थी। वो सलोनी को सूट नहीं कर सकता था। सबसे दूर वाली डेस्क। सलोनी का दिल गिर गया। उसने उम्मीद की थी कि वो प्राइवेट असिस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बॉस के पास रह सकेगी। सबसे दूर वाली डेस्क का काम सिर्फ कॉल्स रिसीव करना और मैसेजेस पास करना था। मीटिंग्स में साथ नहीं रह पाएगी, प्राइवेट ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएगी, बॉस से बात नहीं कर पाएगी। उसके परफेक्टली मैनिक्योर्ड फिंगर्स अपनी स्किन में डग थे, टीथ ग्राइंड हो रहे थे, जॉ स्लैक हो गए और लाइट उसकी आंखों से चली गई। चैप्टर 195 दिन आखिरकार खत्म हो चुका था। अनन्या ओब्रॉय ने आखिरकार एलन इन्वेस्टमेंट फर्म से निकलते हुए आसमान की ढलती रोशनी को देखा। उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एक कप चाय, इसलिए अब उसे हल्का चक्कर महसूस हो रहा था। उसने थके हुए हाथों से अपनी आंखें रगड़ी और अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ी। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने अनलॉक किया, क्लिक। लेकिन फिर पल भर में वो फिर से लॉक हो गई। उसने सिर टेढ़ा किया, अभी तो अनलॉक किया था ना? उसने दोबारा बटन दबाया, गाड़ी खोली और बिना कुछ देखे अंदर बैठ गई। और तभी उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने पैसेंजर सीट पर एक आदमी बैठा था। अगर उसकी रिफ्लेक्सेस थोड़ी धीमी होती तो शायद अनन्या उसकी आंख में चाबी घोंप देती, लेकिन वो आदमी बेहद तेज निकला। उसके रफ लेकिन गर्म हाथों ने तुरंत उसके कलाई थाम ली। शांत हो जाओ छोटी शेरनी, वो आवाज गहरी, सधी हुई और थोड़ी सी मुस्कुराहट लिए थी। शिवांश मल्होत्रा। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिवम के मजबूत हाथों ने उसे पल भर में रोक लिया। इतनी वायलेंट लड़की, वो हंसा और फिर धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। अनन्या ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। क्या हुआ? शिवांश ने टीजिंग टोन में कहा। बिल्ली की तरह मुंह सिल गया? वो उसकी नाक पकड़ने को बढ़ा, लेकिन अनन्या झटके से पीछे हट गई, गाड़ी के दरवाजे से टकराती हुई। शिवम का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे साफ दिख रहा था कि अनन्या खुश नहीं थी उसे देखकर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उसका सवाल जैसे किसी ने शिवम के सीने पर हथौड़ा मारा हो। उसने पूरे दिन की मीटिंग्स जल्दी खत्म की थी, लंच स्किप किया था, सिर्फ इसलिए कि वो अनन्या से मिल सके। लेकिन वो एक जरा सी मुस्कान तक नहीं। क्या मतलब? उसने ठंडे स्वर में कहा। अनन्या ने घड़ी दिखाते हुए कहा, मुझे लगा आज भी ऑफिस में रात गुजारोगे, एक और प्रॉमिस तोड़ने का बहाना ढूंढ लोगे। शिवम कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उदासी थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसकी गाल छूने लगा, लेकिन अनन्या ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। मैंने रात वहीं बिताई क्योंकि तुम्हारी कंपनी ने मीटिंग की नोटिस बहुत लेट भेजी थी, उसने धीरे से कहा। मुझ पर ब्लेम मत डालो, तो फिर इनवाइट लेट मत भेजा करो, उसने पलटकर कहा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट करने लगी, लेकिन स्क्रीन पर वार्निंग चमक उठी, फ्यूल लो। वो गुस्से से बोली, तुमने मेरी कार का पेट्रोल खत्म कर दिया? शिवांश ने शोल्डर्स उचकाए। शायद किया हो, शायद नहीं। तुम उफ। अनन्या गुस्से में बाहर निकली, दरवाजा जोर से बंद किया और ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से शिवांश के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। वो झटपटी, लेकिन उसका आयन ग्रिप और कस गया। शिवांश ने अपना सिर उसके बालों में झुका दिया। तुम मुझसे नाराज हो, उसने शांत स्वर में कहा। सच में? शर्लॉक होम्स? अनन्या ने तंज कसा। मुझे तो पता ही नहीं चला। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूंगा लेट नाइट मीटिंग, प्रॉमिस। वो उसके गाल पर किस करने झुका, लेकिन अनन्या ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। जब वो दूसरी ओर झुका, उसने फिर चेहरा फेर लिया। तुमने एक दिन में ही अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, और ऊपर से वो रुक गई, रियलाइजेशन के साथ कि वो फिर से वही पुरानी पॉसेसिव लड़की बन रही थी। शिवांश के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उससे मतलब सलोनी से है। अनन्या ने हील से उसके पैर पर वार किया, लेकिन उसके लेदर शूज इतने मजबूत थे कि उसे चोट तक नहीं लगी। अगर तुमने छोड़ा नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, शिवांश ने हल्की हंसी के साथ कहा। चिल्लाओ, पर चलो बेड में चलते हैं। वो बोल भी नहीं पाई। शिवांश ने धीरे से कहा, वो अब मेरी प्राइवेट असिस्टेंट नहीं है। अनन्या ठिठक गई। क्या कहा तुमने? शिवांश मुस्कुराया, उसे अपनी ओर मोड़ते हुए। उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। क्यों? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं थी। अनन्या की आंखों का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा, गुस्सा कम हो गया। उसकी गहरी भूरी आंखें अब दूधिया चॉकलेट जैसी चमक रही थीं। तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं मानेगा, उसने धीमे से कहा। उन्हें आदत डालनी पड़ेगी। शिवांश ने चीकी स्माइल दी। वो झुककर उसे किस करने लगा, और इस बार अनन्या ने उसे पुश नहीं किया, बस सिर थोड़ा मोड़ लिया। किस उसके होठों के कोने पर पड़ा। अनन्या, उसने धीरे से कहा। उसका ठुड्डी पकड़कर उसे सीधा देखने लगा। मैं अब भी नाराज हूं, उसने फुसफुसाया। क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा उसे माफ किया, हर गलती के बाद भी। उसकी डिमोशन आज के व्यवहार की सजा थी। शिवांश ने
शांत स्वर में कहा। वो कहना चाहता था कि सलोनी की क्लमजीनेस और मेहनत कभी कभी उसे छोटी उम्र की अनन्या की याद दिला देती थी। वही छोटी सी लड़की जो हर गलती के बाद भी उसके पीछे दौड़ती रहती थी, कभी हार नहीं मानती थी। शिवांश ने आखिर में कहा, अब से किसी को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अनन्या ने उसके चेहरे को गौर से देखा, झूठ की कोई झलक नहीं थी। और पहली बार उसके अंदर का डर कि वो उसे धोखा देगा धीरे धीरे मिटने लगा। अध्याय 196 मुड़े हुए कान। शिवांश मल्होत्रा ने अपने सामने बैठी अनन्या ओबरॉय के बालों की कुछ लटों को धीरे से उसके कानों के पीछे किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अभी भी नाराज हो? उसने पूछा। अध्याय 196 मुड़े हुए कान। शिवांश मल्होत्रा ने अपने सामने बैठी अनन्या ओबरॉय के बालों की कुछ लटों को धीरे से उसके कानों के पीछे किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अभी भी नाराज हो? उसने पूछा, जबकि उसे पहले से ही जवाब पता था। अनन्या ने होंठ फुलाते हुए बुदबुदाया, जो भी हो वो जिद्दी थी, अपनी नाराजगी मानने से ज्यादा अपने अहंकार को संभालने में व्यस्त। शिवांश ने उसके इस बच्चों जैसी हरकत पर बस मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खड़ी काली मेबाक कार की तरफ ले गया। ड्राइवर रोहित ने शीशे से उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे इंजन स्टार्ट कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने खिड़की के बाहर भागती सड़कों को देखते हुए पूछा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और पेट से हल्की सी गुर्राहट की आवाज निकली। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थकी हुई अनन्या ने आगे कुछ पूछने की कोशिश की, मगर नींद और भूख ने उसे हरा दिया। उसने सिर खिड़की से टिकाया, आंखें बंद कर ली। शिवांश ने धीरे से उसका सिर अपनी गोद में टिकाया। वो उसके सीने से लगकर एक बच्चे की तरह सुकून से सो गई। शिवांश ने उसके बालों पर हाथ फेरा। उसकी गर्माहट ने उसकी दुनिया शांत कर दी। जब कार अपनी मंजिल पर पहुंची तो शिवांश ने देखा अनन्या गहरी नींद में थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बाहर देखने लगा। उसने फोन निकाला और राजत को मैसेज भेजा, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि उस आदमी को थोड़ी देर इंतजार करवाना उस सजा के बराबर था जो उसने उसकी अनन्या को दी थी। घर चलो, शिवांश ने धीरे से कहा। ड्राइवर रोहित ने रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन कुछ नहीं पूछा। कार ने यू टर्न लिया और वापस निकल गई। कुछ दूर एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दिया, मगर कार इतनी तेज थी कि चेहरा पहचानना मुमकिन नहीं था। शिवांश ने अनन्या की पोजीशन ठीक की ताकि वो आराम से सो सके। उसने खुद को एक असहज एंगल पर झुका लिया, बस ताकि उसे आराम मिले। वो सोचने लगा, कहते हैं अगर कोई तुम्हारी बाहों में चैन से सो जाए तो वो तुम पर पूरी तरह भरोसा करता है। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आई। उसने उंगली से उसके गाल को छुआ, फिर वही हल्का सा चुंबन दिया। धीरे से बुदबुदाया, अब कभी नहीं। उसकी आंखों में अंधेरा गहराया, मगर बाहों की पकड़ और मजबूत हो गई। रोहित ने शीशे से झांककर देखा, उसका बॉस अपनी प्रेमिका को बाहों में लिए सो रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। रोहित की आंखों में एक दर्द झलक गया। उसे पता था इन दोनों की कहानी अब मुश्किल मोड़ पर आने वाली है। अब तक तो बस छोटी मोटी आंधियां आई थीं, पर आगे वो तूफान आने वाला था जो सब कुछ हिला देगा। उसने आंखें बंद कर बस यही प्रार्थना की, भगवान करे ये तूफान इन दोनों को बिना चोट पहुंचाए निकल जाए, क्योंकि उसका बॉस बहुत दर्द झेल चुका था। अब और नहीं। जब अनन्या की आंख खुली तो कमरे में फैली खाने की महक ने उसे खींच लिया। उसका पेट जोरों से गड़गड़ाया। उसे याद आया, उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। वो धीरे से उठी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये कमरा साफ तौर पर शिवांश का था। उसने देखा, उसकी ड्रेस बदल दी गई थी। उसने हल्की भौहें चढ़ाई, फिर से बिना पूछे कपड़े बदल दिए, पर भूख इतनी ज्यादा थी कि वो गुस्सा भी भूल गई। वो नीचे आई और वहां उसने देखा शिवांश किचन में कुछ पका रहा था। वो कुछ पल उसे बस देखती रह गई। उसके बाल थोड़े उलझे हुए थे, हाथों की मांसपेशियां सख्त और उसकी शर्ट पर हल्का धुआं पड़ा हुआ था। अनन्या के मन में अनचाही मुस्कान तैर गई। तभी शिवांश मुड़ा, जो देख रही हो? पसंद आया? अनन्या ने कंधे उचकाए, देखे हैं, इससे बेहतर भी। उसके लहजे ने माहौल ठंडा कर दिया। शिवांश ने आंच कम की और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वो डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ। सच कभी अच्छा नहीं लगता, है ना? उसने चिढ़ाया। शिवांश ने भौं उठाई और उसका ठोड़ी पकड़ने ही वाला था कि उसने फौरन कांटा उठाया और खाने पर टूट पड़ी। खाते वक्त परेशान मत करो, उसने कहा, और फिलेट मिग्नॉन का टुकड़ा काटा। शिवांश ने उसके हाथ से वही टुकड़ा छीनकर खा लिया। अरे! वो गुस्से में मुंह फुलाने लगी, और जब उसने दूसरा टुकड़ा काटा, उसने फिर छीन लिया। अब की बार अनन्या ने सीधा सब्जी उठाई, हरी एस्पैरागस, जो उसे पता था शिवांश को बिल्कुल पसंद नहीं। अब खाओ इसे, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश ने बिना कुछ बोले वो भी खा लिया। अनन्या का मुंह खुला रह गया। तुम तो बताओ, वो कौन है जो मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है? शिवांश ने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन चेहरे पर हंसी छिपी थी। अनन्या मुस्कुराई, होंठ काटते हुए बोली, मैं। इस बार शिवांश हंसी नहीं रोक पाया। सही कहा, कैसे भूल गया मैं?
वो उसके और करीब झुका। शायद याद ताज़ा करने के लिए। बैठो और खाना खाओ, उसने हंसते हुए कहा। शिवांश ने बिना मन के कुर्सी खींची और बैठ गया, चेहरे पर हल्की मायूसी के साथ। उसने मांस को कांटे से छेदा और धीरे से बुदबुदाया, आज रात 2 किस्त लेकर ही रहूंगा। चैप्टर 197। कुछ नया। रात के खाने और अपनी मीठी भूख को शांत करने के लिए चॉकलेट सूफले के साथ कार्मेल वॉफल की एक भरपूर मिठाई खाने के बाद अनन्या ने शिवांश के उस पर हमला करने से पहले खुद को एक अलग कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने दांत ब्रश किए, नहाया और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक ठंडा चादर का मास्क लगाया था। शिवांश मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके कमरे में घुसा। उसके कदम पंख से भी हल्के थे और उसकी प्रेजेंस एक परछाई की तरह उस अंधेरे कमरे में घुल मिल गई जहां रोशनी का एकमात्र सोर्स खिड़की से चमकता चांद था। रात की हल्की हवा से हल्के पर्दे लहरा रहे थे। आज तारे निकले हुए थे। बगीचे में बैठने के लिए एकदम सही, लेकिन वो यहां लेटी हुई थी, आलसी और सोने के लिए तैयार। जबकि रात अभी शुरू ही हुई थी। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अनन्या सोच रही थी कि एक नॉर्मल लॉक उन्हें अलग कर सकता है। यह उसका घर था, वो इसे अच्छी तरह जानता था। वो दीवार पर टिका हुआ, दोनों हाथों को क्रॉस करके, उसे चुपचाप लेटे हुए देख रहा था। उसकी सुरक्षा उसकी पसंद के हिसाब से बहुत कम कर दी गई थी। इस कमरे के धुंधले अंधेरे में उसका एकमात्र दिखाई देने वाला हिस्सा उसकी जलती हुई आंखें थी, जो उसके लिए वासना से भरी थी। उसने उसे काफी समय से किस नहीं किया था और उसे उसके होठों का स्वाद, उसकी वो दर्दनाक आवाजें जो उसे पागल कर देती थी, और जिस तरह से उसकी बॉडी नेचुरल रूप से उसके लिए रिस्पॉन्स करता था, सब याद आ रहा था। उसने अपनी उंगली उसके फोन पर दबाई और देखा कि शीट मास्क का टाइमर बजने में बस 10 सेकंड बाकी थे। उसने उसे अपने आप बंद होने दिया और जब वो उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ी तो उसका हाथ उसके हाथ से छू गया। उसकी आंखें खुलने ही वाली थीं, लेकिन उसने मौका पाकर मास्क को आसानी से उतार दिया। उसके रिस्पांस देने से पहले ही उसके होंठ उसके होठों को ब्लैक कर गए। उसके होंठ उसके होठों से टकरा रहे थे, ऊपरी हाथ पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और आखिरकार एक बार उसने उसे अपना हाथ दे दिया। वो हैरान रह गया जब उसने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींच लिया और लालच से उसे किस करने लगी। धीरे धीरे उसके होठों को चूस रही थी, चाट रही थी, यहां तक कि काट भी रही थी। हर छोटी सी हरकत उसे पागल कर रही थी। उसके हाथ उसके शरीर को टटोलने लगे, उसकी बाहों से कमर तक। एक हाथ उसे पकड़े हुए था जबकि दूसरा उसके शरीर से अपना वजन हटा रहा था। बेहोशी के लिए तैयार हो जाए। द वैम्पायर डायरीज के 9 सबसे उत्तेजक दृश्य। हर ब्यूटी। उसने जो रेशमी नाइट गाउन पहना था वो बहुत कम छिपा था और जल्द ही उसका हाथ उसकी मिड थाई के पास था। उसका अंगूठा स्किन को सहला रहा था, फिर वो उसकी इनर थाई की ओर बढ़ा, टीजिंग द सेंसिटिव एरिया। प्रतिक्रिया में उसकी टांगें भी सिकुड़ गईं। उसके उन सॉफ्ट होठों से एक हल्की सी कराह निकली जब उनकी पोजीशन बदल गई, क्योंकि शिवांश ने खुद को उसकी टांगों के बीच बिठा लिया, उसे जोर से चूमते हुए। अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड एक्सपीरियंस द टॉर्चर ऑफ हर स्लो किसेस। ही वांटेड हर टू टेक द लीड, ही ट्रूली डिड। लेकिन वो उसे इतनी पीड़ा दे रही थी कि वो लगभग अपना आपा खोने ही वाला था। उसके प्रिवेट पार्ट में एक जाना पहचाना दर्द हुआ जब उसके हाथ उसके पूरे शरीर को टटोलने लगे, उसके ब्रेस्ट को छोड़कर हर जगह घूम रहे थे। उसकी सांसों से भरी कराहें उसकी समझदारी को खिड़की से बाहर फेंक रही थी, क्योंकि उसका शरीर उसके हाथों से मिलने के लिए झुका हुआ था। केयरफुल, लाओ। उसकी आवाज, जो कर्कश डिजायर से भरी हुई थी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी उंगलियां उसके बाइसेप्स को पकड़ने के लिए पहुंच गई जब उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई। उसकी कराह को दबाते हुए उसके गले के पिछले हिस्से से एक धीमी सी गुर्राहट निकली जो अमृत से भी मीठी थी। उसकी जीभ ने उसके मुंह को टटोला, उसकी हर दरार को टटोला और फिर उसे फिर से गहराई से चूमा। उसके होठों से एक आह निकली जब उसने अचानक उसके निचले होंठ को काट लिया, बस उस जगह पर फूंक मारकर उसे सुकून दिया। उसके शरीर की गर्मी के बीच अचानक ठंडी हवा का संपर्क उसके दिमाग को भ्रमित कर रहा था, जो पहले से ही घने कोहरे से ढका हुआ था। आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, इफ यू डू नॉट लाइक इट टेल मी। उसने उसके होठों पर फुसफुसाया। फिर उसके होंठ उसके मुंह के कोने तक पहुंच गए, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए, काटते हुए, चूमते हुए, चूसते हुए, उसकी गर्दन तक पहुंचे। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर रेंग रही थीं। उसके नाखून हल्के से उसमें गड़े हुए थे। उसके होठों से अप्रूवल की एक घुरघुराहट निकल रही थी जबकि वह नीचे की ओर बढ़ता रहा। हर कॉलरबोन, हर एम्पल ब्रेस्ट जस्ट अ फ्यू किसेस अवे। वो बता सकता था कि वो अभी भी पैशन में खोई हुई थी, क्योंकि उसकी उंगलियां एंटिसिपेशन में उसमें धसी हुई थी। उसकी छोटी छोटी सांसें उसके प्राइवेट पार्ट को एग्जॉल्टेड कर रही थी जबकि वो उसके सीने के ऊपरी हिस्से को चूमने के लिए नीचे झुका, उस जगह को छेड़ा, काटा, चूसा और चाटा। कुछ निशान छोड़ गया। व्हेन हर गार्ड्स वर डाउन, उसने अपना ध्यान उसके ब्रेस्ट पर लगाया। उसके होठों से एक तेज आह निकली। जब उसका गर्म मुंह उसके ब्रेस्ट पर लगा तो उसका बॉडी रिस्पॉन्ड में झुक गया और पतले कपड़ों के बावजूद एक जोरदार कराह निकली। उसके बाद एक और कराह निकली जब उसका हाथ दूसरे ब्रेस्ट को सहला रहा था। शिवांश ने इस आवाज को आगे बढ़ने का सिग्नल समझा और पट्टियां खोलने का फैसला किया।
उसके गाउन को नीचे खींचकर उस खूबसूरत गोरे शरीर को उजागर किया जिसका स्वाद लेने के लिए वो तरस रहा था। उसे ज्यादा सोचने का मौका दिए बिना वो सीधे अंदर घुस गया, एक गोला पकड़ लिया, अपनी जीभ उसके चारों ओर घुमाई। उसने चीख मारी, शी वंश। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। प्लेजर टुक ओवर। उसका मुंह उसके साथ अजीब हरकतें कर रहा था। वो उसके नीचे मुरझा गई, उसकी छाती से सट गई। जब उसने गुलाबी कली को चूसा तो फिर से कराह उठी और फिर अपनी जीभ उसके चारों ओर घुमाने लगी, जैसे आनंद की लहरें उस पर छा गईं। और जब उसने सोचा कि वो खत्म हो गया है तो उसने अपना ध्यान दूसरी कली पर लगाया जो रसीली थी और उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसका शरीर गुनगुनाने लगा, उसकी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगी, उसकी त्वचा में और भी गर्मी भर गई। उसके पेट के निचले हिस्से में एक दर्द सा उठ रहा था जो सुकून की भीख मांग रहा था। शिवांश अपने निचले हिस्से में धड़कते हुए महसूस कर सकता था, पूरी तरह से कठोर और उसमें प्रवेश करने और उसके पूरे शरीर को भर लेने की इच्छा से जल रहा था जब वो उसका नाम चिल्ला रही थी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर जब वो शुरू में इतनी अनिच्छुक थी। बात और बढ़ने से पहले ही वो पीछे हट गया। अगर उसने उसकी एक और कामुक चीख सुनी तो वो सचमुच अपना कंट्रोल खो देगा। वो अपनी घनी पलकों से उसे घूर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, फड़फड़ा रही थी क्योंकि उसके प्यारे होंठ जरूरी हवा लेने के लिए थोड़े से खुले थे। जब उसने उसके गालों को छुआ, उस जगह को सहलाया और प्यार से उसे चूमने के लिए नीचे झुका तो वो उसके शरीर से चिपक गई। उसकी उंगलियां उसके बाइसेप्स को पकड़ रही थीं। क्या हम रुक रहे हैं? उसने थके हुए स्वर में बुदबुदाया। जब उसने उसके माथे को चूमा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर मुस्कान थी। अफसोस की बात है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसे आखिरी बार चूमते हुए, फिर पट्टियों को वापस उसके कंधों तक खींचकर, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी छाती ढकी हुई है। डिड यू लाइक इट, ममम? वो बुदबुदाई, क्लियरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीमी सेशन। उसकी आंखें बंद थीं। बस कुछ सेकंड और वो सो जाएगी। शिवांश फेल्ट रिलैक्स्ड एंड रीअश्योर्ड एट हर वर्ड्स। पिछली बार वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसे इतना शांत देखकर उसकी टेंशन कम हो गई। उसके लिए, भले ही वो ऐसा करने में बहुत हिचकिचा रहा हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शी वॉज सिंपली टू प्रेशियस फॉर हिम टू फोर्स हिज वे थ्रू। वो कंबल के नीचे घुस गया, उसके शरीर को अपनी ओर खींचा, जिस पर उसने आराम से अपना चेहरा उसके कंधों से टिका लिया। उसने कंबल उसकी ठुड्डी तक लाया, उसे पूरी तरह से ढक दिया। उसे डर था कि इतने पतले और खुले नाइटगाउन में उसे सर्दी लग सकती है। उसका पूरा शरीर स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें फैल गईं जब उसकी टांगें गलती से उसके प्रिवेट पार्ट से टकराईं जो अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब उसके घुटने उससे रगड़े तो उसकी सांस अटक गई। उसने नीचे देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे अपनी हरकतों का कोई अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें नींद में भी छेड़खानी करनी पड़ती है? उसने रूखेपन से बड़बड़ाया। उसकी आवाज कड़ी हो गई और जबड़ा भींच लिया। जब वो फिर से अपना शरीर हिलाने वाली थी तो उसके गले के पिछले हिस्से से एक कराह निकली, लेकिन इस बार उसने उसे अपनी तरफ कर लिया और उसे चम्मच की तरह सहलाने का फैसला किया। His legs wrapped around her tiny ones, keeping it in place before she could do something again. अध्याय 198। जरूरी बातें। सुबह की हल्की सी धूप कमरे में घुस आई थी। अनन्या ओबरॉय एक आरामदायक गर्माहट में जागी, वही एहसास जो उसे हमेशा पसंद था। वो किसी मजबूत बाहों में जकड़ी हुई थी, इतनी सुरक्षित कि उसका मन नहीं किया उनसे अलग होने का। उसने आंखें खोली और पाया कि उसकी दोनों बाहें दो मजबूत बाजुओं के बीच फंसी हुई थीं। शिवांश मल्होत्रा की बाहें, जिनमें उसे अपना पूरा सुकून मिल जाता था। वो हल्के से मुस्कुराई। सोते हुए भी छोड़ते नहीं हो मुझे। बहुत कोशिशों के बाद वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर पलटी और उसके चेहरे को देखने लगी। सोते हुए शिवांश का चेहरा एकदम शांत और मासूम लग रहा था, मानो सारी दुनिया की ठंडक वहीं ठहर गई हो। उसने गौर किया, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। शायद कई रातों से ठीक नींद नहीं ली थी उसने। पर फिर उसने सोचा, मैं भी तो ठीक से नहीं सो पाई। उसने धीरे से उसकी जॉलाइन पर उंगली फिराई। एकदम परफेक्ट। और होंठ, बस याद आते ही उसके गाल लाल हो गए। कल रात की सारी बातें दिमाग में घूम गईं और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आए। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, शिवांश, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुमसे ज्यादा। एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। अनन्या का दिल उछल पड़ा। वो जाग रहा था। तुम कब से जागे हो? शिवांश ने आंखें खोली। उनमें हल्की सी शरारत थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। वो झुककर उसे किस करने वाला था कि अनन्या ने तुरंत मुंह फेर लिया। पहले ब्रश कर लो। उसकी बात पर शिवांश जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंज गई, वो हंसी जो सीधी दिल में उतर जाए। अनन्या ने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी हंसी की गूंज से पूरा सीना हल्के हल्के कांप रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। मुझे पड़ता है, शिवांश ने उसकी नाक पकड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मैं अभी उठ जाऊं तो 2 और किस दोगी? 2 क्यों? एक तो कल की बकाया और एक आज की नई। ओह, तो तुम हिसाब रखते हो। जरूरी बातें ठीक से रखनी चाहिए। उसने आंख मारी। अनन्या ने नजरें तिरछी की। हाँ, जरूर रखनी चाहिए। शिवांश ने इसे सीरियसली ले लिया। तो फिर वादा पक्का?
वो उठकर बाथरूम चला गया, लेकिन जब लौटा अनन्या फिर सो चुकी थी। वो मुस्कुराया, फिर झुककर उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। सो जाओ मेरी शैतान रानी। उसने एक नोट लिखा, मिलते हैं नाश्ते पर। अगर तुम उठ गई तो। नहीं तो मैं शाम को तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखने लौटूंगा। उसने वो नोट उसके सिरहाने रख दिया और कमरे से निकल गया। मल्होत्रा एंटरप्राइज, मुंबई। दोपहर ऑफिस में एक ही बात चर्चा में थी, सलोनी को डिमोशन मिल गया। 9 साल में पहली बार किसी ने उसे सजा दी थी। अब वो बस एक मैसेंजर डेस्क एम्प्लॉय रह गई थी, जो कल तक सबकी क्वीन थी। आज वही लोग उसे देखना भी नहीं चाहते थे। लोगों की फितरत ही अजीब होती है, जब तक ताकत हो सब साथ होते हैं, और जैसे ही पद छिना सब दूर। सलोनी चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। चेहरा सख्त हो गया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। उधर राजत ने पूरी रात जागकर अपनी अपॉलॉजी लेटर फिर से तैयार की थी। इस बार उसने दिल से लिखा, और हैरानी की बात, शिवांश ने उसे श्रेडर में नहीं फेंका। राजत की बीवी तक इस नई लेडी बॉस से मिलने को उत्सुक हो गई थी, पर राजत को डर था अगर दोनों मिली तो दोनों मिलकर उसी पर टूट पड़ेंगी। उसने तुरंत वो प्लान रद्द कर दिया। सुबह वो बॉस के केबिन में पहुंचा। सर, आपने बुलाया? रिपोर्ट्स, शिवांश ने कहा बिना लैपटॉप से नजर उठाए। राजत बोला, सर, मिस यानी प्रेसिडेंट अनन्या ओबरॉय की सलाह पर हमने कपूर कॉर्प के साथ डील फाइनल की है। वो आगे बोला, वान रियल एस्टेट का शेयर आज फिर गिरा है। उनके सीईओ ने हिट एंड रन किया है। अब सब कुछ हमारे फेवर में है। शिवांश ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, कल की प्रेजेंटेशन की कॉपी ले आओ। राजत बाहर निकल आया। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ ऐसा था कि बाकी कर्मचारी उसे देखकर बस देखते रह गए। ऑफिस की लड़कियां फुसफुसाई, कितना रहस्यमय लगता है ना? लेकिन राजत के दिमाग में बस एक बात थी, मुझे अपनी गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। क्योंकि अब शिवांश मल्होत्रा के गुस्से में जगह नहीं है, सिर्फ नतीजे हैं। चैप्टर 199। हबी। दोपहर की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। अनन्या की नींद आखिरकार खुली। आंखें मलते हुए उसने घड़ी देखी और फिर हैरानी से बोली, इतनी देर तक सो गई मैं? उसे याद था कि उसने सिर्फ शिवांश से कहा था, जाओ पहले ब्रश कर लो। फिर वो बस कुछ पल के लिए लेटी थी, पर अब तो दोपहर बीत चुकी थी। वो उठी और मोबाइल उठाया। उसने हृतिक को टेक्स्ट किया, आज का शेड्यूल? रिप्लाई आया, नन। अनन्या ने फोन नीचे रखा और मुस्कुराई। उसे पता था कि कंपनी में ज्यादातर काम अब साहिल संभाल रहा था। उसे अब बस मीटिंग्स में या किसी इंपॉर्टेंट डिबेट इवेंट में ही दिखना होता था। जैसे ही उसने बेड की तरफ नजर डाली, ब्लैक नाइट स्टैंड पर एक छोटा सा व्हाइट नोट रखा था। वो नोट शिवांश की पहचान वाली साफ सुथरी लिखावट में था, ऑफिस जा रहा हूं, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा, ब्रेकफास्ट मिस मत करना, मुझे पता चल जाएगा। हबी। अनन्या की आंखें चौड़ी रह गईं। हबी? हबी? ये खुद को हबी कब से कहने लगा? वो नोट को देखते हुए हल्के से हंसी और जाने अनजाने उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो तैयार होने लगी, ब्रश किया, नहाई, और जब बाहर निकली तो उसके शरीर पर वही खुशबू थी जो शिवांश की होती थी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने सोचा, अब रिया की वार्डरोब ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ी देर गलियों में भटकने के बाद उसने एक मेड से रास्ता पूछा, जो उसे पेस्टल पिंक और लैवेंडर सजावट वाले कमरे में लेकर गई। यही रूही का रूम है। वो हंसी और बोली, इसका टेस्ट कभी नहीं बदलेगा। उसने क्लोजेट से रैंडम कपड़े उठाए, पहने और नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई। हाउसकीपर पहले से इंतजार कर रही थी। गुड आफ्टरनून मिस अनन्या, यंग मास्टर शिवांश ने कहा है कि जैसे ही आप उठें खाना बनना शुरू हो जाए, बस 10 मिनट में सर्व कर देंगे। ठीक 10 मिनट बाद टेबल पर तरह तरह के डिशेस थे, प्रॉन फ्राइड राइस से लेकर स्पगेटी तक। अनन्या ओवरवेल्म थी, पर फिर भी खाने लगी। वो वैसे ही स्लिम थी और जानती थी कि अगर और दुबली हुई तो शिवांश गुस्से से फट पड़ेगा। खाना खत्म करके उसने ठंडी सांस ली और बोली, अब दादू के घर जाना चाहिए। उसने वो कफलिंग्स पर्स में रखे जो देने का मौका अब तक नहीं मिला था। फिर हल्की स्ट्रीट शॉपिंग के मूड में निकल पड़ी, पर न जाने क्यों उसके कदम उसे सीधा ग्रैंड्स की तरफ ले गए। वहीं वो बुटीक था जहां उसे पहले बहुत बुरा बर्ताव झेलना पड़ा था। वो मुड़ी ही थी जाने के लिए कि पीछे से एक आवाज आई, वेट, मत जाइए मिस अनन्या। वो पलटी और देखा कि बुटीक से आयुष भागता हुआ बाहर आ रहा था, इतनी जल्दी में कि उसने प्रॉपर शूज भी नहीं पहने थे, अब भी स्लीपर्स में था। वो ड्रेस वो किसी ने खरीदी नहीं थी। आयुष ने हांफते हुए कहा, किसी ने मेरे स्टाफ को पैसे देकर झूठ बुलवाया था, मैंने सब निकाल दिए हैं, अब पूरी टीम नई है। अनन्या ने भौहें चढ़ाई, किसी ने पैसे दिए? कौन? आयुष ने सिर हिलाया, वो मैं अब तक नहीं जान पाया। बर्नर फोन से कॉल आई थी, बैंक्वेट के अगले दिन ही पता चला मुझे। बिलीव मी, मेरा इरादा आपको इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। अनन्या बस शांत नजरों से उसे देखती रही, उसकी निगाह में अविश्वास साफ था। आयुष बेचैन हो गया, सोचिए ना, मैं इतना बेवकूफ क्यों बनूंगा कि शिवांश मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड से पंगा लूं? मैंने देखा है वो आपसे कितना प्यार करता है, पूरा आदमी आपके इशारों पर नाचता है। अनन्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई, और तुम्हें अब डर लग रहा है? वो हकलाया, थोड़ा नहीं, बहुत। ठीक है, उसने कहा,
अब क्या करने वाले हो? आयुष तुरंत बोला, मैं आपको खुद डिजाइन किया हुआ एक स्पेशल ड्रेस दूंगा, सिर्फ एक पीस, दुनिया में कोई और नहीं पहनेगा। अनन्या ने आह भरी, करो जैसा मन करे। बस इतना सुनते ही आयुष के चेहरे पर राहत आ गई, जैसे किसी ने फांसी की सजा से बचा लिया हो। ओह गॉड, इसका मतलब मैं अब बच गया, उसने खुद से कहा। वो बोला, बस आपके मेजरमेंट ले लूं? क्यों? सेफ्टी मेजर, जस्ट इन केस। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच ले गया। बेल की आवाज बजी और दुकान के सारे नए स्टाफ ने एक साथ कहा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आरुष डिजाइन्स। अनन्या हल्के से मुस्कुराई, लगता है शिवांश ने तुम्हें ठीक से डरा दिया है। आयुष ने हंसकर सिर खुजलाया, हाँ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। उसने 3 ड्रेसेस निकाली, इतनी क्लासी की कैजुअल वे कहलाना मुश्किल था। अनन्या बोली, तुम इन्हें रखो, मुझे अब फैंसी गैदरिंग्स पसंद नहीं, पर कपड़े क्लोजेट में सड़ेंगे, उससे बेहतर किसी और को दे देना। आयुष कुछ पल उसे देखता रह गया। ब्राइट लाइट में खड़ी अनन्या अब किसी और सी लग रही थी। वो वही दीवा नहीं थी जो मीडिया में दिखाई जाती थी। अब वो शांत थी, सच्ची थी, और शायद खुश थी। आयुष ने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। चैप्टर 200 स्टॉप नैगिंग मेजरमेंट्स कंप्लीट हो गए थे और बैंक्वेट के थीम को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे। अनन्या बाहर निकली, हाथ में कुछ गिफ्ट्स लिए हुए जो आयुष ने दिए थे। वो लगातार समझा रहा था, तुम मुझे गलत मत समझना, पर उसने इंसिस्ट किया कि गिफ्ट से एक्सेप्ट करो, क्योंकि अनन्या ने ड्रेसेस लेने से मना कर दिया था। इसलिए आयुष ने 3 पूरे आउटफिट्स गिफ्ट कर दिए। अनन्या ने शॉपिंग बैग्स अपने प्राइवेट शोफर हृतिक को दिए, जिसने उन्हें कार के ट्रंक में रख दिया। वो घर लौटने वाली ही थी कि अचानक उसे याद आया, उसने कभी शिवांश इंद्रम के लिए खुद खाना नहीं बनाया था। जैसे ही उसने कार मार्केट की तरफ मोड़ी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर शिवांश का नाम देखकर उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसका एक हिस्सा सोच रहा था, शिवांश शायद फिर कोई एक्सक्यूज देगा कि आज भी जल्दी नहीं आ पाएगा। उसने कॉल पिक किया। वेयर आर यू? शिवांश ने पूछा। बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट? कौन सा डिश बनाने का मन है? घर आते ही मैं बना दूंगा। अनन्या मुस्कुराई। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुक करना चाह रही थी। शिवांश ऑलमोस्ट हवा में जंप कर गया। उसकी इमेजिनेशन में अनन्या ने क्यूट सा एप्रन पहना हुआ था और किचन में खड़ी कुकिंग कर रही थी। बस सोचते ही उसके फेस पर एक्साइटमेंट फैल गई। पर पहले मार्केट जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अनन्या थोड़ी स्टिफ हुई। मार्केट? वो जगह बहुत क्राउडेड होती है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम वेट करो, मैं खुद जा लूंगी। शिवांश फ्राउंड। क्यों? बहुत भीड़ है वहां, और स्मेल भी अजीब है। इट्स जस्ट द स्मेल ऑफ फ्रेशली कॉट इंड्रम। फ्रेश कहां से आया? फार्म्ड हो सकता है। केमिकल्स भी। अनन्या शार्पली टर्न्ड अराउंड। स्टॉप नैगिंग। शिवांश ने तब भी नहीं रुका। लाओ, मैंने सुना तुमको लोकल ग्रोन या फ्रेशली कॉट चीजें पसंद है, लेकिन हमारी बैकयार्ड गार्डन भी काफी बड़ा है। अनन्या बस चलती रही, उसकी बात अनसुनी करते हुए। शिवांश थोड़े सल्क करते हुए उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने कोशिश की हाथ छुड़ाने की, पर उसने टाइट पकड़ रखा, फिंगर्स इंट्वाइंड। उसने रजत को सिग्नल दिया कि गेट सिक्योर कराओ। अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, रिलैक्स, मैं यहां अक्सर आती हूं। वो गेट्स के अंदर चली गई, जहां छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। स्प्लैश! एक फिश बकेट से कूद गई, पानी बिखर गया। शिवांश ने आंखें बड़ी की, उसके लिए ये रेयर साइट थी। अनन्या की आंखें चमक उठी जब उसने फ्रेश फिश देखा। स्टॉल पर ग्रैनी की जगह अब एक औरत थी, शायद ग्रैनी की बेटी। 8 फिश और 1000 प्लीज, अनन्या ने बोला, जबकि शिवांश पीछे पीछे चलते हुए हर चीज को नापसंद करते दिख रहा था। स्टॉल ओनर ने फिश पैक किया, स्केल पर वेट किया। शिवांश का फेस कंटॉर्ट हो गया, स्केल पूरी तरह से गीला था। माय डियर, मैं बटलर से ऑर्डर करवा दूं? अनन्या ने हाथ उठाकर उसके वर्ड्स रोक दिए और मुस्कुरा दी। सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा स्पॉइल्ड है। स्टॉल वाली औरत ने ऑकवर्ड हंसी के साथ पैसे लिए और शिवांश को हल्का ग्ले किया। भाग देते वक्त शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, हेड शेक किया, टच मत करना। अनन्या अनॉयंस में जोर से सांस छोड़ती है। योर हस्बैंड इज क्वाइट अ जर्म फ्रीक, वुमन ने हंसते हुए कहा। शिवांश के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। हस्बैंड सुनते ही उसका दिल जैसे भर गया हो। उसने अनन्या को अपने पास खींच लिया। अनन्या ने धीरे से अपने हाथ उसके बाइसेप्स पर रखे, थोड़ा लीन करते हुए। शिवांश थोड़ा सरप्राइज हुआ। थैंक यू, वील एंजॉय इट, अनन्या खुशी से बोली, सीक्रेटली उसे नच करते हुए कि साथ दो। शिवांश ने उसका हेड पट किया, मुस्कुराते हुए बोला, द इंड्रम विल बी क्वाइट हेल्पफुल। अनन्या के चीक्स तुरंत लाल हो गए। ये आदमी सच में मेरी जान ले लेगा।